गुड इवनिंग ऑल। आवाज जा रही मेरी सबको? जी सर, आ रही। जी सर। स्क्रीन शेयर कर गुड रहा इवनिंग हूँ। सर। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी। स्क्रीन दिख रहा है सर। आप सभी का स्वागत है आज के इस जी सर, ओरिएंटेशन जी। क्लास में। बहुत सारे नए स्टूडेंट आज जुड़े होंगे, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट भी इसमें जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर शार्दुल है और मैं अनकोडमी में एज ए पेपर वन फैकल्टी हूँ। पेपर वन पूरा मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इसके अलावा पेपर वन के अलावा और भी अगर किसी चीज में आपको हेल्प चाहिए हो, गाइडेंस या किसी और परीक्षा के बारे में या किसी और सब्जेक्ट पे, तो उस पे भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। पोस्टर में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने एमफिल और पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। नेट जेआरएफ बहुत पहले ही क्वालिफाई कर लिया है मैंने। अभी मैं नेट जेआरएफ क्लास से रिलेटेड जो भी गाइडेंस होगा और पेपर वन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो बताऊंगा आपको। लेकिन आज का जो ये सेशन है इस पे बेसिकली हम लोग ओवरऑल बात करेंगे, क्योंकि कई सारे ग्रुप्स में कई सारे स्टूडेंट के मेरे पास कॉल आ रहे थे एग्जाम का पैटर्न लेकर के कि कैसे एग्जाम होती है, कब एग्जाम होती है, कैसे तैयारी करना है। अभी जून गुड 2022 आफ्टरनून की। सर। यस यस, सीताराम अभी आपको मौका देंगे सबको बोलने का। तो सभी लोगों के सवाल आ रहे थे तो मैंने कहा एक सेशन ऐसा करते हैं जिसमें आप सभी लोगों के सवाल लिए जाएं और इसमें बेसिक यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा कैसे होती है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए परीक्षा को लेकर के, कैसे कम समय में इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया जाए। अभी कल की न्यूज बताए तो अभी संभावना है कि जो जून 2022 की परीक्षा हो वो जुलाई लास्ट में हो। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था कि जुलाई फर्स्ट वीक में होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये 15 जुलाई के बाद जा रही है। आप सभी को पता है कि एनटीए जो है परीक्षा कंडक्ट करा रही है। इससे पहले यूजीसी कराती थी। और एनटीए के ऊपर, एनटीए जो है नेशनल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी एक टेस्टिंग एजेंसी बॉडी है, जो स्टेटरी जो वैधानिक तरीके से स्थापित की गई है एनटीए। और एनटीए के ऊपर इस समय बहुत सारे एग्जाम आ गए हैं। सीयू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है वो भी एनटीए ही करा रहा है। और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं। आप लोग एनटीए की वेबसाइट है, इस पे देख सकते हैं कि एनटीए का क्या क्या कौन कौन सी परीक्षाएं करा रही हैं। तो इस वर्कलोड की वजह से जो जून नेट की परीक्षा जो जून में होने वाली थी वो संभावना, ऐसी संभावना है कि वो जुलाई लास्ट में जा सकती है। तो अभी भी जो लोग कुछ नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए बहुत सारा समय बचा हुआ है। 25 दिन का समय है कम से कम। और 25 दिन अगर कोई ढंग से तैयारी करे तो परीक्षा निकाला जा सकता है नेट का, सही गाइडेंस और स्ट्रेटजी के साथ। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं, आप लोग एक एक करके सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दीजिए, ताकि हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो जाएं, फिर आगे की बातचीत शुरू करें। परिचय में आपको बस इतना बताना है, अपना नाम, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और अगर आपका बहुत मन करे तो आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन बताएंगे? सर, मैं बीएचयू से रूप सिंह। हाँ, रूप सिंह बताइए अपने बारे में। सर, बीएचयू से 2020 में पास आउट हुआ हूँ और कोरोना काल के बाद से मेरे तैयारी नहीं हो पाई थी हम्म। और घर के कामों में फंस जाने के कारण मैं नेट की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाया था। हम्म। और आपका आपके सब्जेक्ट क्या क्लास है रूप सिंह? सब्जेक्ट क्या है आपका? हिंदी साहित्य है सर। हिंदी साहित्य है। जून वाली परीक्षा के लिए अप्लाई किया आपने? 2 बार से मैंने अप्लाई किया था। ठीक है रूप सिंह, बढ़िया। और नेक्स्ट और कौन देंगे अपना इंट्रो? सर, मैं सीताराम गुजर, हाँ, सीताराम सवाई बताइए। माधोपुर से हम्म। एजुकेशन से हूँ। कोटा यूनिवर्सिटी से 2017 में पास आउट सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ, हेलो, रिंकी। रिंकी कुमारी हाँ बोल रहे रिंकी हैं का। सर। हाँ, हाँ रिंकी बताइए। भागल भागलपुर से हूँ। ऐसे हम्म। एमएड अभी की हूँ, जस्ट 1 सप्ताह पहले रिजल्ट आया है सर। तो अच्छा मास्टर अच्छा। नहीं होने की वजह से अभी एजुकेशन से फॉर्म फिल की हूँ नेट के लिए। हम्म। ऐसे सब्जेक्ट मेरा साइकोलॉजी है। आप तो परीक्षा अभी किससे देंगे, एजुकेशन से या साइकोलॉजी से? एजुकेशन से सर। ठीक है, बढ़िया। एक्सक्यूज मी जी सर, सर। वॉइस बहुत स्लो आ रही है सर। मेरी आवाज बहुत स्लो जा रही है? ज्ञानेश? नहीं सर, नहीं सर। ठीक आ ज्ञानेश रही अपने है सर। मोबाइल वॉल्यूम बढ़ा लीजिए तो मेरी आवाज तेज होगी। क्लियर है सर आपकी आवाज। हाँ हाँ हाँ। ज्ञानेश अपने सिस्टम का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए तो मेरी आवाज तेज जाएगी, बाकी लोगों को तेज जा रही है। नेक्स्ट, ज्ञानेश आप बताइए अपने बारे में। चलिए, ज्ञानेश को शायद आवाज स्लो जा रही, तो बाकी लोग बताएं तब तक।
सर, हाँ गुड आफ्टरनून सर। हाँ खुशबू बताइए। माय नेम इज खुशबू गुप्ता हम्म फ्रॉम बुनाकर वेस्ट बंगाल। मैं अभी हम्म बीएड कर रही हूँ सर, बर्धमान से। और हम्म। मेरा सब्जेक्ट है हिंदी। बहुत बढ़िया खुशबू। नेक्स्ट। थैंक यू सर। नमस्ते सर। हाँ रुबीना शेख बताइए। मैं शेख रुबीना हूँ सर, तमिलनाडु से। अन्नामलई विश्वविद्यालय में हिंदी में पीएचडी कर रही हूँ सर। क्या बात है। तमिलनाडु से अन्नामलाई से हिंदी में पीएचडी कर रही है, बहुत बढ़िया। तो हिंदी से परीक्षा देंगी शेख रुबीना। जी सर, हिंदी में देना चाहती हूँ। ठीक है बढ़िया। नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ श्वेता सर बताइए। श्वेता श्वेता उदयपुर से हूँ मैं, राजस्थान। हम्म सर हम्म। एक तो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लास्ट मैंने 5 डे से मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। ओके। श्वेता क्लास कर रही है पिछले 5 दिनों से। श्वेता की आवाज नहीं आ रही है। श्वेता आपका माइक अनम्यूट हो गया है, उसको अनम्यूट कर लीजिए, यस म्यूट हो गया। हाँ यस सर, बताइए। यस सर। हाँ सर मैं मतलब पिछले 4-5 दिन से आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ। ओके। और न्यू आपका स्टूडेंट हूँ इंट्रो सर, नहीं हो मेरा पाया था। सब्जेक्ट लॉ है। आपका लॉ सब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ जी सर। सर मुझे ये पूछना था सर, एक तो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है। और सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी मैंने अभी तो भरा नहीं है फॉर्म, मैं दिसंबर के लिए तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि 2019 के बाद मैंने दिया नहीं था, 3 साल ब्रेक हो गया था मेरा। ठीक है बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ये नहीं जो है। अब दिसंबर के यस लिए सर तो आपने बिल्कुल सही समय पे क्लास ज्वाइन किया है, तो वो कोई हाँ जी दिक्कत सर। नहीं होगी। सर बताइए। ये जो आप सारा कोर्स वापस करवाएंगे ना हमको? बिल्कुल शुरू से सारा कोर्स करवाएंगे। अभी आप जो जिस बैच में जुड़ी हुई हैं हाँ जी। वो जनवरी वाला बैच था, जून 2022 की परीक्षा के लिए। जी मेरी सर। कोशिश ये थी कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को फायदा मिले उसका, ठीक है। जी सर। हाँ जी। हमारा बेसिक मोटिव है, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक बार आप लोग इंट्रो दे दीजिए फिर मैं बेसिक मोटिव आपको बताऊंगा। हमारा बेसिक मोटिव ये है कि जो दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं, हाँ जो जी। पढ़ना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट है जो अब फिजिकल क्लास जाके ज्वाइन करके नहीं कर सकते, ठीक है। जी सर। इस हाँ क्लास जी। में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं, जो परिवार में रहती हैं और हम्म जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना देख रखा है। मेरी हम्म। कोशिश है कि मैं उनका सपना पूरा करूं। अगर वो लोग नेट जेआरएफ निकाल लेते हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आप लोगों के जी सर। लगातार फीडबैक मेरे पास आते रहते हैं, कॉल आते रहते हैं, तो उससे मुझे और एनर्जी मिलती रहती है। इसलिए मैं जी नए सर। नए सेशन शुरू कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ूं, ठीक है। बिल्कुल सर। सर एक चीज और पूछनी थी कि सर ये जो क्लासेस है वो आप इवनिंग की रखेंगे ना एवरी टाइम? मतलब हाँ बस हाँ एक इवनिंग ये इवनिंग इवनिंग की सर रखेंगे वो जिससे वही आप लोग टाइम उनको सूटेबल रहता है इस। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए वो टाइम रखा गया है ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास कर सके। और ठीक है सर श्वेता। एक चीज, हाँ सर एक चीज और थी सर, आप जैसे अब जब नया शुरू करे थे एक चैप्टर के बाद आप हमारा टेस्ट भी रखिए, मॉक टेस्ट जो होता है ना। बिल्कुल आपको सारी चीजें मैं रखूंगा। मुझे पता है कि आप लोगों को क्या क्या चाहिए इस परीक्षा के लिए, तो आप लोग ओके मुझे सर। समय समय पे याद दिलाते रहिएगा, नहीं तो मुझे खुद से भी चीजें याद रहती हैं, तो मैं करवाऊंगा मॉक टेस्ट, ठीक है। बिल्कुल सर, ठीक है। हाँ ओके सर। स्टार्टिंग में थैंक मॉक टेस्ट लेने से ना थोड़ा कॉन्फिडेंस बच्चों का कम हो जाता है, तो थोड़ा सा बेसिक जब आपके क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, हाँ जैसे जी आपने सर। 5 दिन अभी क्लास किया है, 10-15 दिन जब आप क्लास कर लेंगे हाँ जी तब सर। आपका टेस्ट लेंगे। फिर आपको टेस्ट देने में भी मजा आएगा। जब आपका बेसिक हाँ जी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो आपको टेस्ट देने जी में सर। मजा आएगा, फिर आप टेस्ट को एंजॉय करेंगे। सर हम जुड़े भी रहेंगे ना इससे फर्स्ट पेपर से, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है लॉ सर, के भी थैंक बैच यू। शुरू होंगे जल्दी ही, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लॉ की भी क्लासेस शुरू होंगी, आपको इन्फॉर्म अच्छा किया सर, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट। थैंक यू। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून सर। हाँ संदीप गुड आफ्टरनून बताइए। सर मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं हिंदी सब्जेक्ट से हूँ हम्म। और मैं यूपी आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। आजमगढ़ से, ठीक है जी संदीप। नेक्स्ट। हेलो सर। गुड हाँ आफ्टरनून सर। हाँ। सर मैं बिहार मुंगेर यूनिवर्सिटी से हूँ। फिलहाल अपना मैं नाम पटना में बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दुलार चंद्र कुमार हुआ। दुलार और चंद्र कुमार, ठीक है। जी, मैं पटना में रह रहा हूँ अभी। और मेरा हम्म। मेरा अभी अपेयरिंग में हूँ। तो आज मेरी फर्स्ट क्लास है सर। ठीक है। तो तो सर ये जो पेपर 1 है, तो सर पेपर सेकंड के लिए भी ना क्लास होगा? बिल्कुल। आपका सब्जेक्ट क्या है पेपर 2 का? सर हिस्ट्री है। हिस्ट्री है, ठीक है दुलार जी चंद। अभी आपके मैं सवाल ले लूंगा। अभी मैं पहले सबका इंट्रोडक्शन लूंगा, फिर आप जी लोगों के सर। जितने सवाल हैं सारे सवाल मैं लिख लूंगा बोर्ड पे, ठीक है।
जी उसके सर। बाद सेशन शुरू करूंगा, ताकि आप में से कोई ऐसा ना हो जिसके सवालों का जवाब ना मिले। ये सेशन इसीलिए रखा गया है ताकि आप लोगों की जितनी जिज्ञासाएं हैं परीक्षा को लेकर के उस पर हम लोग जी बातचीत कर सर। सकें। ठीक जी है, सर, मेरा नेक्स्ट। ये फर्स्ट है। हाँ, जी सर, मेरा ये फर्स्ट है, फर्स्ट बार हम मतलब अप्लाई किए हैं, और मैं अभी अपेयरिंग में हूँ। मेरा अभी ठीक है। कंप्लीट नहीं हुआ है सर। हम्म। तो ठीक राइट है। टाइम है, बिल्कुल परीक्षा की तैयारी करने के लिए एकदम सही समय पे आप जुड़े हैं। एमए जी पास आउट करते करते आपके हाथ में नेट की डिग्री होगी, जेआरएफ भी होगा आपके हाथ में। और जैसे ही एमए पास आउट होकर पीएचडी में आप रजिस्ट्रेशन लेंगे, आपका स्कॉलरशिप भी शुरू हो जाएगा। ठीक जी है, सर। तो अगर अभी आप नेट की परीक्षा देते हैं तब भी आप एलिजिबल रहेंगे एमए के बाद पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, जी उसके लिए आप सर। तनाव मत लीजिए। हाँ, नेक्स्ट। और सर कोई? सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम ज्ञानेश कुमार है हाँ, और ज्ञानेश जी मैं बताइए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं सर मैं। और ठीक है। मैं जॉब कर रहा हूं सर, साथ में थर्मल पावर प्लांट में हूं, एज ए असिस्टेंट इंजीनियर वर्क कर रहा हूं। सर मेरा क्या क्या है बात है, सर, मेरा बहुत सेकेंड बढ़िया। ईयर कंप्लीट हुआ है सर। मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैंने बीए किया है सर। बीए में मेरे सर जो मेन सब्जेक्ट है सर हिंदी और हिस्ट्री है सर मेरा। हम्म। तो सर मेरा एक ड्रीम है सर कि मैं जीआरएफ क्वालिफाई करूं कैसे भी, और आगे मैं शिक्षा के क्षेत्र में आगे कुछ करना चाहता हूं। बहुत तो सर बढ़िया, मेरा बहुत बढ़िया। प्रश्न ये है सर कि मैं हम्म। सर बहुत कंफ्यूजन में रहता हूं सर कि मैं हिस्ट्री को लेके आगे बढ़ूं या मैं हिंदी साहित्य को लेके आगे बढ़ूं। इसमें सर मेरा मार्गदर्शन करिएगा ताकि मैं उसी स्पेसिफाइड फील्ड में आगे बढ़ करके सर जीआरएफ में अपनी जो फाउंडेशन है उसको मजबूत कर सकूं सर। ठीक है, ठीक है। ज्ञानेश, आप जी ऑफिस से जुड़े हुए हैं? मैं सर तापीय विद्युत उत्पादन परियोजना, सर आपने सुना होगा, थर्मल पावर प्लांट, हाँ 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 हाँ, सुना हुआ, सुना हुआ है। एनटीपीसी तो है सर यही जैसे। ऑनलाइन क्लास की खूबसूरती यही है कि कोई कहीं से भी जुड़ सकता है, ऑफिस से भी जी क्लास सर कर जी। सकता है, घर से भी कर सकता है क्लास। मैं सर टेक्नोलॉजी का इंजीनियरिंग का देखिए। शौक तो रहा सर, उसके बाद मेरा डाइवर्ट हुआ सर मैं इस फील्ड के लिए, और मुझे सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सर अभी मेरे बीए फर्स्ट ईयर में भी सर 70 और 70 दोनों, फर्स्ट ईयर और 70 रहा मेरा, और सेकंड ईयर भी सर मेरा 72 के समथिंग रहा सर मेरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी और आपको आगे मजा आएगा ज्ञानेश, जब कक्षा में जी आप सर। जुड़ेंगे, क्लास में जुड़ेंगे और जी बाकी सर। स्टूडेंट से भी बातचीत करने का मौका मिलेगा आपको, तो और अच्छा लगेगा। ठीक है। जी सर। तो सर मैं क्या अभी इसमें, मैं जैसे सेकंड ईयर मैंने बीए किया है, ओनली बीए हूँ सर, जेआरएफ तो बहुत बड़ी बात है, एमए की बात करते हैं सर, तो मैं क्या हम्म। क्लास में ज्वाइन कर सकता हूँ सर? अब बिल्कुल क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं और तैयारी अपनी कर सकते हैं धीरे धीरे। जैसा कि आप जॉब में भी हैं तो आपको समय भी कम मिलता होगा, तो धीरे धीरे तैयारी करके। थोड़ा सर ठीक मैं। है। और जी सर। जेआरएफ बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, ये सेशन करने के बाद आपको ये मैसेज चला जाएगा, ये समझ पाएंगे आप कि जी सर। जेआरएफ बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। अगर सही स्ट्रेटजी और आपको कोई उचित मार्गदर्शन दे दे, सही गाइडेंस दे दे, तो जी सर। जेआरएफ भी एक नॉर्मल एग्जाम ही है जिसको निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। माइक अनम्यूट करके आप लोग बोलिए, हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, आप बोलिए सीधे, बताइए। प्रणाम सर। नमस्ते सर। हाँ, एक एक करके। सलोना हेलो आचार्य, आप बताइए। हाँ। जी सर, मेरा पीजी क्लियर है, हिंदी सब्जेक्ट से है। तो सर हम्म। कैसे क्या क्लास को क्या करना है वो बताइए जाए। वो सब बता देंगे, पहले आप अपना परिचय दीजिए। कहाँ से हैं सलोना आचार्य आप? मैं बिहार से हूँ सर, मधेपुरा जिला। जी, बिहार, ठीक है, ठीक है। स्टेट अभी बिहार। क्लास में पूरा जी डिटेल बता रहा हूँ। हाँ हाँ। जी 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 नेक्स्ट, जी और कोई? और कोई अपना परिचय देना चाहते हैं? अगर कोई नहीं देना चाहता है तो मत दे, बहुत दबाव में आने की जरूरत नहीं है, प्रणाम और सर। दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्लास में तो। मैं हाँ, बताइए। मनीष। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से हूँ, और हम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ सर। हम्म। आपका हिंदी साहित्य मनीष? जी सर, हिंदी साहित्य है। एक आध दो क्लास सर पहले भी सर आपका किए हुए थे, लेकिन हाँ हाँ, समय के अभाव के कारण सर नहीं कर पाए। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, और लोग? गुड प्रणाम इवनिंग सर, सर। मैं नीतीश कुमार। एक एक करके। बेबी आप बताइए पहले। मैं नीतीश। गुड इवनिंग सर। हाँ। माय नेम इज बेबी। मैं हम्म। सीजी से बिलोंग करती हूँ, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हूँ, जूलॉजी से एमएससी करती ठीक है, बहुत बढ़िया बेबी। जूलॉजी है आपका। हाँ, नितेश बताइए। हूँ। थैंक मैं यू। नीतीश कुमार सर, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। मैं फाइनल ईयर हम्म में हूँ। हम्म। एमए फाइनल ईयर में, ठीक है, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट? सर मैं मोहम्मद गुड माज, आफ्टरनून सर। दिल्ली से हूँ। हाँ हेलो सर। हाँ, बताइए, आवाज आ रही है आपकी मोहम्मद नाज। जी, मैं एमए एजुकेशन से कर रहा हूँ सर, अपीयरिंग में है, अभी थर्ड सेमेस्टर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो
तो सर मैं आपकी क्लास में मतलब एजुकेशन सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट ये भी पढ़ाया जाता है? हाँ, एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट की भी बैच शुरू होने वाली है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका अच्छा ग्रुप अच्छा बन गया, आपको ऐड करवा देंगे उसमें। ठीक है। अच्छा अच्छा जी सर। और उसके ठीक। लिए मतलब क्लासेस की अ, टाइमिंग क्या रहेगी सर? सारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे अभी। अभी आप परिचय दीजिए, बाकी स्टूडेंट को भी परिचय देने दीजिए, फिर क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, अभी सारी जी इन्फॉर्मेशन जी दे देंगे। ओके थैंक यू। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून सर। हाँ। हाँ संदेश बताइए। गुड आफ्टरनून। जी सर, मैं झारखंड से हूँ, मैं झारखंड प्लामू डिस्ट्रिक्ट। हम्म। ये मेरा फर्स्ट क्लास है सर, अन अकेडमी में। अच्छा, क्या सब्जेक्ट है आपका संदेश? जियोग्राफी जियोग्राफी। जियोग्राफी। बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट। मैं अभी सर एमए मेरा चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर है सर, एयू से। जिसका एमए चल रहा है, एमए अपियरिंग में है, एमए फर्स्ट ईयर में है, उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए। कैसे परफेक्ट टाइमिंग है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्लास में। ओके सर। सर। हाँ। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रियंका, बताइए अपने बारे में। सर मैं बिहार से हूँ और मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश हम्म। लिटरेचर है एंड रिसेंटली आई हैव इंग्लिश। डन माय मास्टर्स फ्रॉम पटना विमेंस यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। सर ठीक है क्लासेस प्रियंका, के बिहार। से स्टार्ट होगा? क्लासेस पेपर वन या इंग्लिश लिटरेचर? सर मतलब दोनों का ही। दोनों का। पेपर वन की क्लासेस तो शुरू है आज से। आज इंट्रोडक्टिव सेशन है, कल से आज भी क्लासेस चलेंगी, कल भी क्लासेस चलेंगी, डेली क्लासेस चलेंगी। तो ठीक सर है। उसका link ये मुझे कहाँ से मिलेगा? मिल जाएगा आपको, ग्रुप में ऐड कर दिया। आप ग्रुप में ऐड हैं? आपको कैसे इस क्लास के बारे में पता चला? सर ग्रुप में है, इंग्लिश लिटरेचर ग्रुप में है। हाँ, इंग्लिश लिटरेचर और पेपर वन के ग्रुप में आप ऐड नहीं है प्रियंका? शायद नहीं है। ठीक है, आपको ऐड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। नेक्स्ट। हाँ। नितेश कुमार सर। हाँ नितेश बताइए। सर मैं बिहार से हूँ हम्म। और मैंने सर मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर इसका तैयारी, इसका क्लासेस सब करवाते हैं क्या? लाइब्रेरी साइंस के भी क्लासेस नहीं चल रही नितेश, लेकिन ओके। मैं आपको गाइडेंस इसमें दिलवा दूंगा, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट हैं लाइब्रेरी साइंस के। जी सर। तो हाँ, तो मैं आपको गाइडेंस इसमें दिलवा दूंगा। जो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट से जेआरएफ निकाले हुए हैं उनसे मैं आपकी बातचीत करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू बाकी सर। पेपर वन की क्लासेस चल रही हैं, पेपर वन की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बताऊंगा मैं डिटेल में क्लास में। नेक्स्ट। ओके सर। हाँ। और कोई बचे हैं स्टूडेंट जो अपना परिचय देना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून पूजा। और सर मेरा नाम पूजा है और मैं मतलब राजस्थान से हूँ हम्म। और मैं जेएनयू पास आउट स्टूडेंट हूँ। अच्छा, किस ईयर पास आउट हैं? 2019। 2019 मास्टर्स किया वहाँ से? हाँ अदर सब्जेक्ट्स मतलब मैं अभी जेआरएफ का हिंदी लिटरेचर से कर रही हूँ, पर अदर सब्जेक्ट मैंने वहाँ से किया है, लैंग्वेज। अच्छा, लिंग्विस्टिक में किया आपने? नहीं नहीं, कोरियन लैंग्वेज। कोरियन लैंग्वेज में किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ और अनिंग हेस्यो बोलते हैं कोरियन में नमस्ते को। यस अन्योहासेयो। आने हसेयो, ओके। और अभी मैं तो जेआरएफ का फर्स्ट पेपर की मतलब सेकंड पेपर की मैं क्लासें ले रही हूँ और फर्स्ट पेपर का मैं मतलब ये देखने वाली थी कि क्या पढ़ाते हैं सर कैसे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ। आप लोगों को पूरा अधिकार है कि आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। देखिए मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे समझाता हूँ। आपको समझ में आए क्लास ज्वाइन कीजिए, नहीं समझ में आए मेरे नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप करके कमेंट कर सकते हैं कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते, आप बहुत बेकार पढ़ाते हैं। और आपके द्वारा एक एक वर्ड मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो आप लोग अपना रिस्पॉन्स मुझे दे सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोग क्लास ज्वाइन करके 2 दिन 3 दिन 4 दिन देख सकते हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगे फिर ज्वाइन करना है, ठीक है, कोई दबाव नहीं है। बाकी आप लोग क्लास नहीं भी ज्वाइन करेंगे फिर भी अगर आपको परीक्षा से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, कोई दिक्कत चाहिए, तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में जो डॉक्टर शार्दुल करके एडमिन में होगा वो मेरा ही नंबर है, तो आप लोग उस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट। और कौन? और कोई जो अपने बारे में बताना? विश्वजीत, विश्वजीत बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बोलिए विश्वजीत। हाँ सर, जैसे मैंने एक बार अरे नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया है, तो हिंदी में मैं सर 100 में से जैसे 66 प्रश्न, 67 प्रश्न, 65 प्रश्न के करीब मैं हल कर लेता हूँ।
लेकिन ठीक है। सर ग्रामीण पृष्ठभूमि होने के नाते जो उसकी हिंदी है फर्स्ट पेपर की, वो सर मैं समझ नहीं पाता, तो उसमें सर 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 से ज्यादा नहीं जाता है सर, कितना भी कोशिश कर लें। तो पेपर 1 में। जेआरएफ के लिए सर, जी सर, और लेकिन सब्जेक्ट में मैं सर जैसे 65 68 70 तक मैं चला जाता हूँ। ठीक है, ये बहुत सामान्य सी समस्या है, ये बहुत सारे स्टूडेंट को है। तो विश्वजीत, जी, सवाल आपका बढ़िया है, तो अभी मैं क्लासेस ये में हम चाह रहा बात हूँ सर। करेंगे। हाँ जी सर, जी हाँ, अभी मैं बताऊंगा कि वाई पेपर 1 इज इम्पोर्टेंट। जी पेपर 1 की भूमिका क्या है, पेपर 1 क्यों इम्पोर्टेंट है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। पेपर जी 1 के बिना आप नेट तो निकाल सकते हैं, लेकिन जेआरएफ नहीं निकाल सकते। जेआरएफ निकालने के लिए आपको क्वालिफाई करना ही करना होगा इसको, ठीक है। जी सर, तो जी अभी जी मैं जी, बताऊंगा स्ट्रेटजी, हम लोग आज बात करेंगे ना स्ट्रेटजी पे। अभी आपको बिल्कुल पूरी सर, जी स्ट्रेटजी बताऊंगा इस एग्जाम के बारे में। पहले बताऊंगा एग्जाम होता क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ स्टूडेंट गलतियां करते हैं जहाँ उनको जी, गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें बताऊंगा। आप बिल्कुल अपना सर। परिचय दीजिए। आपका सब्जेक्ट क्या हिंदी साहित्य है? जी सर, हिंदी साहित्य और राजनीति अ, शास्त्र है। हाँ, राजनीति शास्त्र है, ठीक है, ग्रेजुएशन का। और कहाँ से आप हैं विश्वजीत? मैं सर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आता हूँ। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री का शहर है। जी 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 सर, जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, और कोई अपने बारे में बताना चाहे? ओरिएंटेशन सेशन इसीलिए होता है ताकि आप लोग पहले एक दूसरे से रूबरू हो जाएं, सब जान जाएं एक दूसरे के बारे में, फिर क्लासेस करें आप लोग, ठीक है। तो इस दिन बिल्कुल भी झिझकना नहीं है आपको, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, और अपना परिचय देना है। क्योंकि स्टूडेंट और टीचर के बीच बीच में जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा ना, तब तक कम्युनिकेशन, जो क्लास कम्युनिकेशन होता है, वो इफेक्टिव नहीं होता है। क्लास कम्युनिकेशन क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, आपका यूनिट 3 है कम्युनिकेशन, तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो जी जी आज सर। किसी को भी झिझकना नहीं है, खुल के बात करनी है। अपना परिचय दीजिए, और बिल्कुल भी आप लोग झिझकिए नहीं। बताइए, और कौन है जो अपना परिचय देना चाहते हैं? हैंड रेज नहीं करना, सीधे माइक ऑन कीजिए और बोलिए। कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या आगे बढ़ूं, क्लास शुरू करूं? जी सर। सर। ठीक है। इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि मुझे पता चले कि किस किस फील्ड के लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं और उनकी क्या क्या जरूरतें हैं। आप सभी को पता है कि आप लोग कुछ सोच समझ करके इस लिंक पे ज्वाइन किए हैं और इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग। तो जी मेरी सर। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को जो जो अपेक्षाएं हैं इस क्लास को लेकर के, उसको मैं फुलफिल करूं, उसके बारे में बताऊं, ठीक है। इंट्रोडक्शन किसी भी क्लास के लिए या किसी भी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना बातचीत के हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर पाते। आज का ये ओरिएंटेशन सेशन है, और ये सिर्फ पेपर 1 के लिए नहीं है बल्कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। आप सभी को पता है कि जो ये ओरिएंटेशन सेशन है, ये यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए है। यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा। और आज का टॉपिक जो हमने रखा है वो है कि हाउ टू क्लियर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम। यूजीसी नेट की परीक्षा कैसे क्वालिफाई करें, कैसे पास करें। और दूसरा विषय है इसमें, नेट परीक्षा के लिए क्या हो सही रणनीति। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे हम कम समय में परीक्षा को अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सके, ठीक है। क्योंकि इस परीक्षा में एक सामान्य सी प्रवृत्ति देखी गई है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा साल में 2 बार होती है। एक आपका जून वाला सेशन और एक दिसंबर वाला सेशन। जून और दिसंबर, साल में 2 बार परीक्षा होती है। माइक आप सभी लोगों को ऑफ रखना है। अगर किसी को सवाल पूछना हो तो सवाल पूछ सकता है, बाकी अपना माइक ऑफ रखे। अगर आप ऑफ नहीं करेंगे फिर मुझे आपको ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 बार परीक्षा होती है साल में इसकी, इस वजह से कई सारे स्टूडेंट इसको हल्के में लेते हैं और हल्के हल्के में 4 साल निकल जाते हैं, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। तो उसके पीछे कारण ये होता है कि ऐसा नहीं कि उनके अंदर इफिशियंसी नहीं है, उनके अंदर क्षमता नहीं है, उन्हें सही से पता नहीं है कि इस परीक्षा की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको पता चल जाए कि किसी चीज की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग उसको फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? पाएंगे सर। जी सर। कर पाएंगे। और जब आपको पता ही नहीं होगा कि इस परीक्षा की क्या रिक्वायरमेंट है, उस परीक्षा की क्या मांग है, वो परीक्षा क्या आपसे मांग करता है, अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर तो आप उसको फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। फिर परीक्षा से आप दूर रहेंगे, बहुत मेहनत करेंगे तो 2 नंबर से 3 नंबर से आपका रुक जाएगा। तो यूजीसी की परीक्षा जो है
नेट की परीक्षा, जेआरएफ की परीक्षा क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि ये क्या है, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्यों, वाई वी नीड यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम। ठीक है, किसी भी चीज को जब आप पढ़ना शुरू कीजिए तो बिल्कुल बेसिक से समझिए उसको कि ये चीज क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, जब आपको ये पता होता है कि कोई चीज क्या है और वो चीज आपको क्यों करनी है, तो फिर उस चीज को लेकर के आप दबाव महसूस नहीं करते हैं, बल्कि आप स्वेच्छा से वो काम करते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि ये काम मैं करूंगा तो इसके करने से ये चीज आएगी, इसको मैं इसलिए करना चाहता हूं, तब जाके आपका उसमें शिद्दत से पूरा आएगा और आप अपना 100% देंगे उस काम में। फिर आपको जबरदस्ती पढ़ने के लिए बैठना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप स्वेच्छा से बैठेंगे और पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। क्या पढ़ के लग रहा है आप लोगों को कि क्या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का मतलब क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? सर राष्ट्रीय लेवल पे। हाँ, बहुत बढ़िया। एक ऐसी परीक्षा जो राष्ट्रीय स्तर पे स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी को टेस्ट करेगी। ठीक है, तो इसमें कीवर्ड क्या है? एलिजिबिलिटी को टेस्ट करना, पात्रता को टेस्ट करना। अब सवाल ये उठता है कि सरकार एलिजिबिलिटी को क्यों टेस्ट करना चाहती है? क्यों एनटीए या यूजीसी कैंडिडेट्स के पात्रता को चेक करना चाहता है? देखिए, इसमें जेआरएफ है। जेआरएफ का मतलब क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, RESEARCH, रिसर्च फेलोशिप। फेलोशिप का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है कि जो लोग रिसर्च करते हैं उनको पैसा देती है। 2 साल आपको जेआरएफ मिलेगा और 3 साल आपको मिलेगा एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं उसको। 3 साल मिलता है एसआरएफ, और जेआरएफ में आपको मिलते हैं 35 से 40 हजार रुपए पर मंथ, और एसआरएफ में ये लगभग 5 से 7 हजार रुपए और बढ़ जाता है। ठीक है, सरकार क्यों पैसा देती है? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो रिसर्च होता है इट्स अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा का भाग है। किसी भी समाज और देश के विकास के लिए जरूरी है कि वहां उस समाज में जो लोग हैं वो ज्ञान के क्षेत्र में नए नए शोध करते रहें, वो नई चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहें, ताकि समाज में जो परिवर्तन होने वाले हैं, और आप सभी को ये पता है कि जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उसका व्यक्तियों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो अल्टीमेट रूप से देखें तो सामाजिक परिवर्तन हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अगर हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में जान जाएंगे तो क्या हम अपने आप को उसके अनुरूप ढाल पाएंगे कि नहीं ढाल पाएंगे? जी सर। हाँ, ढाल पाएंगे। जैसे अगर हमें पहले पता चल जाता है कि कोरोना महामारी आने वाली है, तो क्या हम पहले वैक्सीन बना लेते कि नहीं बना लेते? हाँ लेते सर। बना लेते। तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? नॉलेज का मतलब क्या होता है? नॉलेज का मतलब ये होता है कि जब चीजों के बारे में आपको पता रहेगी तो आप उसके अनुरूप काम करेंगे, और आप जो भविष्य में चैलेंजेस आने वाले हैं, जो चुनौतियां आने वाली हैं, उससे बहुत आसानी से निपट लेंगे। जैसे अगर हमने ज्ञान के फील्ड को इनहेंस किया है, अपने नॉलेज के क्षेत्र को बहुत ज्यादा बढ़ाया हुआ है, तो हमें ठीक है कोरोना महामारी के बारे में पहले नहीं पता चली, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले नहीं पता चलती बाद में पता चलती हैं, लेकिन जब हम ज्ञान के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में आगे रहेंगे, तभी तो हमने जल्दी से वैक्सीन बना लिया। अगर हम आगे नहीं होते तो क्या हम वैक्सीन बना पाते जल्दी से? नहीं बना पाते। इसलिए किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि वहां पे जो ज्ञान के क्षेत्र हैं वो लोकतांत्रिक हो, वहां पे बोलने की आजादी हो, वहां पे शोध करने की आजादी हो, स्टूडेंट्स को बढ़िया हॉस्टल मिले, यूनिवर्सिटी में बढ़िया पढ़ाई हो, और उन्हें एक ठीक ठाक पैसा मिले जिससे पढ़ाई के साथ साथ उनका खर्चा भी चलता रहे। ठीक है, जिससे पढ़ाई के साथ साथ वो अपने परिवार वालों को भी कुछ दे पाए,
जिससे परिवार वाले कहे बेटा या बेटी ठीक है तुम जाओ 5 साल पीएचडी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो स्टूडेंट पे अनावश्यक रूप से दबाव होता है ग्रेजुएशन करने के बाद से कि अब जॉब करो, अब इतने बड़े हो गए, घर की जिम्मेदारी है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, ये है वो है। आप सभी लोग इस चीज से वाकिफ होंगे। कोई ऐसा है जो इस चीज से वाकिफ ना हो इस क्लास में? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको घर वाले बोलते हो कि बेटा कोई बात नहीं, तुम पूरी जिंदगी पढ़ते रहो, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है? कोई भी ऐसा नहीं होगा, सबके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं एक समय के बाद। तो सरकार ने कहा कि हम युवाओं को, जो यंग जनरेशन है, उनको कैसे रिसर्च की तरफ मोड़ें। तो हर देश की सरकार जो होती है, भारत में तो रिसर्च का पैसा बहुत कम मिलता है, बाकी विदेशों में आप जाएंगे तो वहां पे इतना अच्छा खासा अमाउंट मिलता है कि आप उससे चाहे तो कुछ घर वर भी खरीद सकते हैं, इस तरह का कुछ होता है। लेकिन वहां पे जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है रिसर्च को लेकर के, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लोकतांत्रिक है, उनको बहुत ज्यादा स्पेस होता है। भारत में भी कुछ विश्वविद्यालय हैं, जैसे जेएनयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गया। वहां पे ज्ञान को लेकर के बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी है। तो इस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे तो है शोध और ज्ञान की सारी चीजें, लेकिन बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे शोध और ज्ञान का क्या स्तर आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन में ढंग से डेली क्लास भी नहीं कर पाए होंगे, या क्लास होती ही नहीं होगी। 4-5 क्वेश्चन रट लिया, परीक्षा दे दिया जाके फिर पास कर गए किसी तरह। ऐसे लोग परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन जब उनसे कॉन्सेप्ट की बात होगी तो फंस जाएंगे, फिर परीक्षा निकालने में उनको दिक्कत हो जाएगी। तो सरकार ने इसलिए क्या किया कि सबको, कि जो लोग पीएचडी करेंगे उनको एक बतानी होगी कि वो पीएचडी करने के पात्र हैं कि नहीं है, एलिजिबल है कि नहीं है। वो इसलिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे। अगर वो एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे तो हम उन्हें एक अमाउंट देंगे, एक पैसा देंगे। नेट में भी कुछ यूनिवर्सिटीज पैसा देती हैं। यूजीसी जो है, जैसा कि आप जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सभी विश्वविद्यालयों को, जो देश में सभी विश्वविद्यालय हैं ज्ञान के क्षेत्र में, उनको ग्रांट देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी के थ्रू। यूजीसी की स्थापना एक अधिनियम के तहत किया गया है, और उस अधिनियम के तहत यूजीसी सभी यूनिवर्सिटीज को पैसा देती है, सभी स्टूडेंट जो रिसर्च करते हैं उनको पैसा देती है। ठीक है, नेट जेआरएफ का एग्जाम पहले यूजीसी कंडक्ट कराती थी, लेकिन अब उसने ये जिम्मेदारी एनटीए को दे रखा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताया था, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। आप सभी लोगों को निरंतर इस पे विजिट करना है, इसके बारे में पढ़ना है, अबाउट एनटीए, और इस पे लेटेस्ट जो अपडेट्स आते रहते। देखिए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य 2022 सत्र 1 के आवेदनों को ये इसमें सारी चीजें अपडेट्स आते हैं। ये अपडेट्स आप लोगों को देखना है। क्लास और ग्रुप में आप लोग जुड़े रहेंगे तो मैं भी आपको ये अपडेट्स दे दिया करूंगा। अगर आपसे स्लिप कर जाए तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आप लोग बताइए, अगर आप किसी को महीने का 35-40 हजार रुपए देने की सोच रहे हैं तो क्या आप उसकी पात्रता चेक करेंगे कि नहीं, कि वो व्यक्ति है कि नहीं 30-35 हजार देने के लायक, या कहेंगे कि दे दो किसी को भी? करेंगे, चेक करेंगे। तो सरकार इसलिए आपकी पात्रता चेक करती है। वो ये देखना चाहती है कि जिसको मैं पैसा देने जा रहा हूं रिसर्च करने के लिए, वो सच में रिसर्च के काबिल है कि नहीं है। एक देश में जहां पे गरीबी हो, जहां पे अशिक्षा हो, जहां पे और भी बहुत सारे मुद्दे हो, वहां सरकार अगर शोध पे सभी लोगों पे पैसा लगा देगी जहां पे इतनी सारी जनसंख्या है, या उन्हीं लोगों पे पैसा लगाएगी जिनके अंदर वो क्षमता है, जिनके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो रिसर्च कर पाए। ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर कैपेसिटी है, जो करना चाहता है सच में, उसी के ऊपर पैसा लगाएगी। कौन कैपेसिटी वाला है, कौन एलिजिबल है, ये कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से पता चलेगा, जो आप लोग देने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस बात की जांच करेगा कि आप लोग रिसर्च करने के और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं कि नहीं है। ठीक है, अब ये बातें मैं इतनी दावे के साथ कैसे कह पा रहा हूं, ये आपको समझना होगा। मैंने आप लोगों को बोला कि नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है, ये दरअसल 2 चीजों की जांच करता है। एक, रिसर्च, आप रिसर्च कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, रिसर्च से जुड़ी हुई क्षमताएं आपके अंदर है कि नहीं है। और दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचिंग। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग लाइन। आप सभी को पता है कि एमए करने के बाद या तो आप रिसर्च करेंगे, या तो एमए नेट करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं।
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि 2022-23 सत्र से हम नेट और पीएचडी अनिवार्य करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन अभी सरकार उस पर बहुत ठोस कदम उठा नहीं पा रही है। उसका वजह कोरोना महामारी भी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जो एकेडमिक सेशन था वो डिस्टर्ब हुआ है। जैसे परीक्षाएं अभी भी उबर नहीं पा रही हैं कि समय से हो जाए। जैसे जून की परीक्षा अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब वो डिले होता ही जा रहा है और हो सकता है कि जुलाई लास्ट में हो जाए। तो नेट जेआरएफ में जो स्टूडेंट रिसर्च में या तो रिसर्च करेंगे या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो इस परीक्षा के माध्यम से इस बात की जांच होती है कि क्या उनके अंदर शोध करने की क्षमता है कि नहीं है, या क्या उनके जो कार्य कुशलता है, जो उनकी एफिशिएंसी है, वो रिसर्च वाली है कि नहीं है। किसी व्यक्ति के अंदर अगर किसी काम को करने की इच्छा शक्ति हो, तो क्या उसके अंदर की क्षमता को विकसित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? जा सकता है। और किसी का स्वभाव ही ना हो, किसी को आर्मी में जाना हो, किसी को बॉर्डर पे लेके बंदूक चलाने में मजा आता हो, किसी को हवाई जहाज उड़ाने में मजा आता हो, किसी को गाना गाने में मजा आता हो, अगर ऐसे लोग रिसर्च में आएंगे तो वो 5 साल स्कॉलरशिप लेकर के कहीं और ध्यान करेंगे कि रिसर्च बढ़िया कर पाएंगे? नॉलेज के फील्ड में क्या वो कुछ नया कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी परीक्षा की क्या रिक्वायरमेंट है, इसको जानने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है सिलेबस, पाठ्यक्रम जिसको बोलते हैं, पाठ्य चर्चा बोलते हैं जिसको, और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। PYQ लिख रहा हूं मैं, विगत वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो होता है। ठीक है, अब हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये जो एग्जाम होता है यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम, आप सभी को पता है कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। एग्जाम लेवल इसका राष्ट्रीय होता है। परीक्षा जो होती है इसकी वर्ष में 2 बार होती है। कंप्यूटर पे आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम के जो मिनट होते हैं वो 3 घंटे का होता है, 180 मिनट होते हैं। और एग्जाम की टाइमिंग जो होती है वो अब तो टाइमिंग एक ही साथ कर दिया है 3 घंटे का, पहले ये शिफ्ट अलग होता था। इसमें जो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 100 मार्क्स का और पेपर 2 200 मार्क्स का। ठीक है, इसको आप लोग समझिए, यह सभी आप लोग जानते हैं कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, और ये जो 50 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स हो गए। पेपर 2 में आते हैं आपके 100 क्वेश्चन, और ये कितने मार्क्स का होता है ईच क्वेश्चन? 2 मार्क्स का। ये कितना हो गया? 200 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन पेपर कितने का हो गया? 300 आपके मार्क्स हो गए, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन 150 होंगे, 150 हाँ 150 क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स होंगे 300 मार्क्स। ये हो गया आपका परीक्षा का प्रारूप। अब इस पेपर 2 में आपको पता है कि करंटली यूजीसी नेट जेआरएफ जो है, एनटीए जो है, ये 82 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट करा रही है। वैसे आप देखेंगे तो टोटल 102 सब्जेक्ट्स है, लेकिन उसमें बहुत से कॉलम खाली हैं। तो अगर आप काउंट करेंगे, जैसा कि एनटीए ने अपने प्रोस्पेक्टस में दे रखा है, ये देखिए, ये एनटीए का जो प्रोस्पेक्टस है, जो एनटीए फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए जो आता है एक प्रोस्पेक्टस जिसमें एग्जाम के डिटेल दिए रहते हैं, तो उसका एनेक्सर 2 आप देखेंगे, लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट एंड देयर कोड्स। तो ये सब्जेक्ट है करंटली जिसमें यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा होती है। ठीक है, और ये टोटल है 81 सब्जेक्ट, 81 सब्जेक्ट में होती है। और इन सभी 81 सब्जेक्ट का जो पेपर 1 होता है वो सेम होता है। पेपर 1 सबका क्या होगा? सेम होगा। तो करंटली पेपर 2 में 81 सब्जेक्ट है, जिसमें से कुछ लोग आप क्लास में बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, मास कम्युनिकेशन, लॉ, हिंदी साहित्य। ठीक है, तो ये कुछ सब्जेक्ट हो गए। इसी तरह से 81 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, और आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स, और भी इस तरह के बहुत सारे। अगर आप लोग कहेंगे तो ये लिस्ट में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो पेपर 2 में हो गए 81 सब्जेक्ट, और पेपर 1 में
एक ही होता है जो सबके लिए सेम होता है। पेपर 1 का सिलेबस क्या होता है वो मैंने सबको शेयर किया था ग्रुप में। ये देखिए, ये है सिलेबस पेपर 1 का। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मैंने आपको शेयर किया हुआ है। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में पढ़ लें, और जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में पढ़ लें। आपको करना क्या है, कोई कुछ सवाल पूछ रहा है या माइक ऑन है? सिलेबस वापस सेंड कीजिए सर। हाँ, सिलेबस आपको वापस सेंड कर देंगे, अभी क्लास के बाद डाल देंगे आपको ग्रुप में सिलेबस। अभी स्क्रीन पे दिख रहा है सिलेबस आपको। सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है कि सिलेबस को आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ना है। किसी भी परीक्षा के लिए सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो पेपर 1 हो या हिंदी साहित्य हो या अंग्रेजी साहित्य हो या कॉमर्स हो या कोई भी हो, अगर आपको उस सब्जेक्ट में बढ़िया से तैयारी करना है तो आपको क्या करना है, आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। सिलेबस क्यों अच्छे से पता होना चाहिए? क्योंकि परीक्षा में क्या पूछेगा ये कहां से पता चलेगा? सिलेबस से पता चलेगा। अब जैसे मैं पेपर 1 का सिलेबस उठाऊं तो पेपर 1 के सिलेबस में पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन को बोधगम्यता भी बोलते हैं, बोध क्षमता भी बोलते हैं, कि आपकी बोध करने की क्षमता क्या है, आप चीजों को समझते कैसे हैं। आप सभी को पता है कि कंप्रीहेंशन सिर्फ नेट के सिलेबस में ही है या पीसीएस के सिलेबस में, आईएएस के सिलेबस में, कैट के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में और भी बहुत सारी परीक्षाओं में है? बताइए आप लोग। सभी परीक्षाओं में कंप्रीहेंशन है। अगर हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि सिलेबस में हमें कंप्रीहेंशन पढ़ना है तो इससे काम चल जाएगा कि नहीं चल पाएगा? नहीं चल पाएगा काम, क्योंकि कंप्रीहेंशन तो पढ़ना है, लेकिन कंप्रीहेंशन में क्या पढ़ना है ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरह के कंप्रीहेंशन पूछेगा? क्योंकि कंप्रीहेंशन तो सब में लिखा हुआ है लेकिन सवाल अलग अलग आते हैं। तो ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कि टॉपिक तो ये है लेकिन इससे सवाल कैसे पूछता है। तो क्या पूछता है का पता चलेगा सिलेबस से, कैसे पूछता है का पता चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तब जाके कंप्रीहेंशन में जो यूजीसी नेट परीक्षा में पूछेगा वो चीजें आप पढ़ेंगे। नहीं तो कंप्रीहेंशन पे बहुत सारी किताबें हैं, कंप्रीहेंशन पे बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि परीक्षा की रिक्वायरमेंट क्या है, और परीक्षा पढ़े जा रहे हैं कंप्रीहेंशन पे, दिन रात मेहनत किए जा रहे हैं। अगर रामायण सुना होगा सभी आप लोगों ने, रामायण के बारे में, रावण के बारे में जानते होंगे आप लोग। यस सर। अगर रावण की जो प्राण है वो नाभि में है तो क्या उसके सिर काटने से रावण को मारा जा सकता है? नो सर। आपको तीर कहाँ मारना होगा? नाभि पर। नाभि पर। और ये कौन बताएगा कि रावण के जो प्राण है वो नाभि पे हैं? गाइड देगा दूसरा शिक्षक। बिल्कुल, वो आपको बताएगा कि ये सिलेबस और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये इसमें आत्मा बसती है किसी परीक्षा की, ये हर परीक्षा पे लागू होता है। ठीक है, कंप्रीहेंशन पढ़ते हुए आपको इतना भावुक नहीं हो जाना है कि आप लगे कुछ और ही पढ़ने। आपको ध्यान में रखना है कि आप नेट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम को फुलफिल करते हुए आपको चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो पहली चीज जो मैंने आपको बताया कि क्या नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं करना है, आपको भावुकता में आकर के बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ना है। क्लास में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ नोट्स। ठीक है, क्लास नोट्स मैं आपको बनवाऊंगा, वो पढ़ना है आपको, वहां से सवाल आएंगे। वो जब आप पढ़ेंगे एक यूनिट या 4-5 दिन क्लास करेंगे और खुद क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप लोग खुद से ही वो सारी चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये स्टडी होनी चाहिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो सिलेबस मैंने आपको भेज दिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, आप लोगों को पैरेलली पढ़ना है। और जब मैं कोई यूनिट शुरू करता हूं तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे ही शुरू करते हैं। जैसे कंप्रीहेंशन के सिलेबस में बस लिखा है अ पैसेज ऑफ अ टेक्स्ट बीन गिवन, क्वेश्चन बी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड। ठीक है, अब देखिए इन्होंने हिंदी में क्या लिखा है। कंप्रीहेंशन का हिंदी किया इन्होंने बोध, बोधगम्यता या बोध अभिक्षमता। ठीक है, एक गद्यांश दिया जाएगा, गद्य का एक अंश होता है उसको क्या बोलते हैं, गद्यांश। एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा बस।
इतना ही लिखा है सिलेबस में। अब सिलेबस की जो एक लाइन है, इसको समझने के लिए जो इसके पीछे की चीजें हैं वो आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इन दी गई लाइनों का मतलब समझ पाएंगे। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे सारे यूनिट में है इस तरह से, ठीक है, ऐसे सारे यूनिट में है। तो सिलेबस में जो बातें कही गई हैं वो बातें किसी बेस पे टिकी हुई हैं। अगर आपको उस बेस के बारे में नहीं पता है तो आप बस सिलेबस की चीजों को, जो वर्ड दिए गए हैं उसको आप सिर्फ सुनेंगे, समझेंगे नहीं। आप सभी को पता है कि ज्ञान के सृजन के लिए सबसे पहली जो प्रक्रिया क्या होती है, सुनना या देखना या पढ़ना। ठीक है, अब आप मुझे बताइए आप किस तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है कि आप उसको सुन कैसे रहे हैं, आप उसको देख कैसे रहे हैं, आप उसको पढ़ कैसे रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बोलेगा तो आप सुनेंगे, अगर कोई कुछ दिखा रहा होगा तो आप देखेंगे, और अगर कोई लिख करके दिया हुआ है तो आप उसको पढ़ेंगे। ये 3 वे होते हैं किसी भी चीज को आपके माइंड में जाने के लिए। ठीक है, आप उस चीज को कैसे रिसीव करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप सुनते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं। जैसे इस क्लास में अभी का ले लीजिए एग्जांपल, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बढ़िया से हेडफोन लगा के बैठे हुए हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं, वो लिख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, और कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इतना ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं, वो लेट करके कान में हेडफोन लगा करके देख रहे हैं, जैसे मूवी चल रहा हो, जैसे कोई धारावाहिक चल रही हो। ठीक है, और अनप्रोफेशनल वे में वो चीजों को कर रहे हैं। तो बताइए कौन ज्यादा, किसको ज्यादा फायदा मिलेगा इस क्लास का? फोकस के साथ। हाँ ठीक है, जो ध्यान से सुनेगा। हाँ, इसलिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप कैसे चीजों को ले रहे हैं। अगर बहुत अच्छी चीज बताई जाए और आप उसको ले ही ना पाए तो कोई फायदा नहीं होगा। जैसे अगर एक एग्जांपल लें हम सूर्य का, सूर्य के बारे में सभी लोग जानते हैं, सूर्य से क्या मिलता है हमें? एनर्जी मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, लाइट मिलता है। ठीक है, अब 2 पिंड है, एक पिंड जो है आयरन का है, लोहे का है, और एक पिंड लकड़ी का है। ठीक है, एक वुड है। अब आप लोग मुझे बताइए कि दोनों में से सूर्य जो है दोनों को टेम्परेचर समान दे रहा है कि अलग अलग दे रहा है, कि भाई तू लोहा है तू ज्यादा ले, तू लकड़ी है तू कम ले, या दोनों को समान दे रहा है? दोनों को टेम्परेचर को समान दे रहा है, बट ग्रहण क्वांटिटी क्षमता अलग अलग है दोनों की। हाँ, ग्रहण करने की दोनों की क्षमता अलग अलग है। तो लोहा ज्यादा गर्म होगा, लकड़ी कम गर्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्षमता अलग अलग है। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर समान रूप से भी टेम्परेचर दिया जाए तो अगर आप अपने को उस टेम्परेचर को लेने के काबिल ही नहीं बनाएंगे, आप उन चीजों को फॉलो ही नहीं करेंगे, तो वो चीजें आप तक पहुंच पाएंगी कि नहीं पहुंच पाएंगी? नहीं पहुंच पाएंगी। तो इसलिए आपको इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्लास की जो पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि आप उस पे ध्यान दें। तो सिलेबस को जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे या आपको ये बताया ही नहीं गया है कि सिलेबस को पढ़ना कैसे है, ठीक है, पढ़ना तो छोड़ दीजिए, सिलेबस को कैसे पढ़ते हैं इसको छोड़ दीजिए। आप लोगों में से इतने साल तक आप लोगों ने पढ़ाई किया, क्या आपके किसी भी पाठ्यक्रम में किसी भी क्लास में ये बताया गया कि पढ़ते कैसे हैं? एन एक्ट ऑफ रीडिंग, द आर्ट ऑफ रीडिंग, ये बताया गया आप लोगों को कि पढ़ते कैसे हैं? ये सेल्फ से किया, ये खुद से करना होता है। ये खुद से करना होता है। सर बताया भी जाता है, अगर कोई इच्छा हो तो किसी को बता सकता है। ये तो जैसे कब बताया गया? एक सिद्धांत के रूप में आपको बताया गया एन एक्ट ऑफ रीडिंग या आर्ट ऑफ रीडिंग, या आपको सिर्फ ये कहा गया बेटा खूब पढ़ो, खूब मेहनत से पढ़ो, जी जान लगा दो, कोई कसर मत छोड़ना? कैसे पढ़ो, कैसे मेहनत करो, इस पे बातचीत ज्यादा होती है कि खूब पढ़ो पे बातचीत ज्यादा होती है? खूब पढ़ो। ठीक है, तो बात किस पे होती है? बात होती है हार्ड वर्क पे, कि खूब मेहनत करो, 18-18 घंटे पढ़ो, 20-20 घंटे पढ़ो, जबकि जरूरत किसकी है? स्मार्ट वर्क की। आप लोग इस बात से सहमत है कि नहीं सहमत है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अगर कुछ लोग सहमत नहीं है तो आइए उनको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आंकड़े देखने के बाद आप सहमत हो पाएंगे। देखिए, अभी आपकी लास्ट वाली जो परीक्षा हुई थी वो दिसंबर 2021 में परीक्षा हुई थी।
दिसंबर 2021 के कुछ डेटा मैंने न्यूज में दिया था, आप उसको देखिए और एनालिसिस कीजिए कि क्या नेट जेआरएफ अप्लाई करने की, पास होने का क्या रेशियो है, क्या मार्केट में चल रहा है। ठीक है, देखिए ओवर 12 लाख कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर यूजीसी एनटीए 2021। अभी आप लोग कौन सा देंगे? 2022, 2022 वाला देंगे, 21 वाला। 12 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। यूपीएससी में कितने लोग करते हैं? 10 किसी को 11 आइडिया? लाख 5 से 6 लाख लोग, 5 से 6 लाख लोग यूपीएससी में रजिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब फॉर्म अप्लाई करते हैं। 12 लाख लोग नेट जेआरएफ में करते हैं। और इन 12 लाख लोगों में से ये डिटेल दिया हुआ है, फिर ये हिंदुस्तान टाइम्स का देखिए, 20 रिजल्ट यूजीसी नेट 2020 रिजल्ट 47 के 47,000 आउट ऑफ 5 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई। अगर 5 लाख लोगों में से 47,000 क्वालिफाई करते हैं तो कितना परसेंटेज हुआ? सर लगभग 10%। लगभग 10%, 9% कहते हैं। यस सर। 5 लाख में से 47,000 लोग करते हैं, क्योंकि 5 लाख का 10% होगा 50,000, ये हो गया है 47,000, तो 10% से कम है। तो कितने परसेंट स्टूडेंट सक्सेस रेशियो है इसमें? 9%। 9%। 9% नेट जेआरएफ दोनों का है कि सिर्फ नेट का है? ये दोनों का है, ये नेट का है। दोनों मिला के है सर। हाँ, दोनों मिला करके है, लेकिन इसमें से जो जेआरएफ होते हैं ये 2 से 3% है बस। तो बहुत कम रेशियो है परसेंटेज। बताइए, कोई कुछ पूछ रहे हैं? कोई कुछ पूछना चाहते हैं? अभी पूरी क्लास आप लोग करेंगे तो कुछ पूछने के लिए बचेगा नहीं आप लोगों के पास, क्योंकि मैं सारी चीजें कवर कर लूंगा इसमें। ठीक है, तो जेआरएफ कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं? 2 से 3%। ये डेटा की बात कर रहा हूं मैं, ये डेटा हवा में नहीं है। मैं आपको बकायदे इस पे पूरा एनालिसिस दिखा सकता हूं, अगर आप लोग के पास समय हो तो मैं आपको पूरा एनालिसिस दिखाऊंगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनटीए कह रही है। ठीक है, और वो पूरी एनालिसिस मैं आप लोगों को कहेंगे तो ग्रुप में डाल दूंगा। ये देखिए, ये प्रेस रिलीज है राष्ट्रीय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जिसको हिंदी में कहते हैं, 19 फरवरी 2022 का प्रेस रिलीज है। एनटीए डिक्लेयर्स यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 रिजल्ट्स। और यहाँ पे ये आंकड़े दिए हुए हैं, रिजल्ट एट अ ग्लैंस। आप लोग देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतने, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इतने, नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इसको क्या बोलते हैं? नेट, इतने। और कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ इतने। अब आप लोग इसका रेशियो निकाल लीजिए कि 9,000 जो है वो कितना परसेंट हुआ। ठीक है, और आप लोग निकाल के मुझे बताइएगा। और ये पब्लिक डोमेन में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास है। आप लोग इस पे आइएगा एनटीए की वेबसाइट पे, और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा आर्काइव में जा करके। ठीक है, क्योंकि ये पहले का न्यूज है, अभी बहुत सारे आ गए, तो आर्काइव में नीचे दिया होगा, आप वहां से डाउनलोड करके परसेंटेज निकाल के मुझे बता सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इस क्लास की सबसे पहली शर्त यह है कि इस क्लास में आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो प्रामाणिक जानकारी होगी, ऑथेंटिक जानकारी होगी। मैं खुद कोई बात बताने से पहले 2-3 बार उसको चेक करता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि क्लास में कोई भी सूचना या जानकारी गलत नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सवाल एक गलत जानकारी का नहीं है। अभी इस क्लास में देखिए 61 स्टूडेंट्स हैं, 61 लोग हैं। अगर मैं एक गलत चीज बताता हूँ तो वो 61 लोगों को गलत जाएगी। और 61 लोग जो हैं ये कॉमन स्टूडेंट नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल क्लास है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर, मैं आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में देखता हूँ, और आप सभी जो है जाके दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि तकरीबन 50% लोग यहाँ ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं पढ़ाते होंगे 10वीं के बच्चे को, 12वीं के बच्चे को। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई गलत इंफॉर्मेशन गई, फिर आपके पास से उन स्टूडेंट्स के पास जाएगी, फिर ये बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए एक टीचर की पहली शर्त यही है, जो पढ़ाता हो, टीचर तो वैसे होता ही एक स्टूडेंट ही है, लेकिन जब वो पढ़ा रहा है तो उसके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गलत डेटा आपसे शेयर ना करे, ना तो गलत जानकारी आपको बताए। ठीक है, तो इस क्लास में आपको जो भी मिलेगा, जो भी बताया जाएगा, वो या तो बताया जाएगा तो सही बताया जाएगा, नहीं तो मैं सीधे कहूंगा कि मुझे नहीं पता है, मैं पता करके बताऊंगा। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। तो ये है सक्सेस रेशियो। और आप लोग मुझे ये बताइए कि जो इतने स्टूडेंट एग्जाम देते हैं
वो सभी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते तो हैं लेकिन स्ट्रेटजी कहीं किसी के बिल्कुल पास होती है, बिल्कुल, किसी के पास। पढ़ते सब हैं, सब हार्ड वर्क करते हैं, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो खूब हार्ड वर्क कर रहे हैं, खूब संघर्ष कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत जो है वो सही दिशा में नहीं हो पा रही है। इसलिए वो मेहनत क्या हो रही है, उसका इफेक्ट कम आ रहा है, उसका प्रभाव कम हो जा रहा है। ठीक है, राइट डायरेक्शन नहीं मिलने के कारण जो मेहनत का इफेक्ट होना चाहिए, जो प्रभाव होना चाहिए, वो कम हो जा रहा है। ठीक है, मैं आपको कोई चीज के आगे अगर तीर नीचे लगाऊं तो कम हो रहा है, ऊपर लगाऊं तो ज्यादा हो रहा है। ये आप लोग क्लास अटेंड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बताइए, कोई पूछ रहा है कुछ? सर पढ़ना भी सर एक तरह से एक आर्ट ऑफ रीडिंग है सर, और इसमें एक स्मार्ट वे में किस तरह से हम फोकस करके उनको ही पढ़ें, मतलब एक आर्ट है सर ये। और सर इसमें भी सर प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए सर। बिल्कुल, जब मैं कंप्रीहेंशन की क्लास लूंगा तो सबसे पहले मैं आपको एन एक्ट ऑफ रीडिंग ही पढ़ाऊंगा कि पढ़ते कैसे हैं। पहले आप लोग ये पढ़िए, उसके बाद पढ़िएगा। ठीक है, वो सारे यूनिट वाइज मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ एक, अभी यूनिट वाइज भी बता दूंगा। तो इसका इफेक्ट कब पड़ेगा? जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे। जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे तभी जाके आप इस वाले में आ पाएंगे। ये जो 9% है, इस 9% में आने के लिए मेहनत के साथ साथ आपको सही दिशा में और सही चीजों को पढ़ना है, सही गाइडेंस के साथ। ठीक है, और वो गाइडेंस चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मिल पाता है, दिल्ली या कुछ शहरों में ही मिल पाता है, इसलिए यहीं के स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं नेट जेआरएफ। गांव में अगर कोई नेट क्वालिफाई कर लेता है तो सनसनीखेज खबर हो जाती है, न्यूज़पेपर में छप जाता है। ऐसा होता है आप लोगों के वहां? होता है सर। यस सर, होता है। ठीक है, जब गाइडेंस सबको मिलेगा तो गांव में घर घर नेट होने लगेगा, फिर ये सनसनीखेज होगा कि सामान्य सी बात हो जाएगी? सामान्य सी बात हो जाएगी। सामान्य सी बात हो जाएगी। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप सबके अंदर क्षमताएं हैं, या जो लोग गांव में हैं उनके अंदर भी खूब ढेर सारी क्षमताएं हैं, बस उनको सही से गाइडेंस नहीं मिला और सही रणनीति नहीं मिली, इसलिए वो परीक्षा से थोड़ा सा दूर रह जाते हैं, कुछ नंबरों से उनका सिलेक्शन नहीं होगा मेहनत करने के बाद भी। तो उस पे काम करना है। तो ये क्लास का जो बेसिक उद्देश्य है वो ये है आप लोगों को बताना, कि इसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। ये हो गया एग्जाम के बारे में, ये हो गया स्मार्ट वर्क के बारे में। एक होता है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन जीवन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके महत्व को कोई नकार नहीं सकता है। अगर आप मोटिवेट नहीं होंगे तो आप चाहते तो हैं कोई काम करना, लेकिन आप फुल इफिशियंसी के साथ वो काम नहीं कर पाएंगे। आप लोग सहमत हैं इस चीज से? जी सर। मोटिवेशन का पढ़ाई में क्या इंपॉर्टेंट है? लोग आते हैं क्लास में लेक्चर देना शुरू करते हैं और चले जाते हैं, ये देखते ही नहीं है कि स्टूडेंट तैयार है कि नहीं वो लेक्चर अटेंड करने के लिए। ठीक है, मोटिवेशन में क्या करना होता है, प्रेरित करने का क्या मतलब होता है? चलिए एक सवाल पूछता हूं, आप लोग बताइएगा। कुछ स्टूडेंट जो क्लास कर चुके हैं, अगर मैंने उनसे पहले ये सवाल पूछा हुआ होगा तो वो नहीं बोलेंगे, नए स्टूडेंट को बोलने देंगे। मोटिवेशन क्यों जरूरी है? एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को छोटी सी, आप लोगों को ध्यान से वो कहानी सुननी है, फिर कहानी के बाद मैं एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल का जवाब देना है आप लोगों को। आप लोग तैयार हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, एक व्यक्ति है, वो बेरोजगार है और वो काम करना चाहता है। वो कई जगह गया, उसने नौकरी मांगी, लेकिन उसको कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं था। हार मान के लास्ट में वो एक लकड़ी के दुकान पे गया और उसने दुकानदार से कहा कि भैया मुझे कोई काम दे दो, आप जो कहोगे मैं वो काम करूंगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लकड़ी बोला, देखो भाई मेरी लकड़ी की दुकान है और मेरे यहाँ एक ही काम होता है, पेड़ काटना, लकड़ी काटना। ये काम तुम कर पाओगे? दिखने में तो पढ़े लिखे लग रहे हो। बोला, भैया मैं कुछ भी काम करूंगा, बताओ। तो कहा ठीक है, टांगा उठाओ, देखो बाकी लोग जा रहे हैं लकड़ी काटने, तुम भी चले जाओ लकड़ी काटो। और उस व्यक्ति ने टांगा उठाया, कुल्हाड़ी जिसको कहते हैं, ठीक है, कहीं कहीं टांगा भी कहते हैं उसको, इंग्लिश में एक्स कहते हैं उसको। उठाया और ले गया और उसने उस दिन 5 पेड़ काट दिए। जो मालिक था खूब खुश हो गया, उससे लगा कि बाप रे बहुत अच्छा मिल गया है, अगर इस तरह से पेड़ काटेगा तब तो मेरी बहुत रेवेन्यू हो जाएगी। उसने उसको अच्छा खासा पैसा दिया, हो गया। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो व्यक्ति उसी जोश के साथ काटता रहा पेड़, लेकिन चौथे दिन जो थे वो पेड़ों की संख्या कम हो गई। अब वो 4 पेड़ काट पा रहा है, जबकि जोश और उत्साह उतना ही है। ठीक है, काम करने की क्षमता, काम करने का लगन उसके अंदर उतना ही है। 5वें दिन, 6वें दिन 3 पेड़ कटने लगे। 7 दिन, 8 दिन हुआ, फिर वो 2 ही पेड़ काट पाया। दुकानदार को लगा कि लग रहा है इसका पेट भर गया। अब
व्यक्ति कह रहा है कि मैं पूरी क्षमता लगा रहा हूँ, पूरा दम लगा रहा हूँ, 10-10 घंटे पेड़ पहले काटता था, अब भी काट रहा हूँ, उसी तेज से कुल्हाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन फिर भी पेड़ कम कट रहा है। आप लोग बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? पेड़ ऑलरेडी सर उसने पहले से काट दिए सारे। नहीं, पेड़ तो है अभी काटने के लिए। अच्छा अच्छा जी। वो काट कम पा रहा हूँ, पेड़ कम काट पा रहा हूँ। क्यों कम काट पा रहा है ये बताना है। बिकॉज सर जब वो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था तो उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी कि मैं नए काम में अच्छे से मन लगा के करूँगा। नहीं, एनर्जी जब काम लेवल मिल गया तो उसका सोनी एनर्जी लेवल भी ठीक है, उसका एनर्जी भी कम नहीं है, उसी एनर्जी यहाँ पे सर बात इस बात की हो रही है सर कि जैसे अगर सर उसका मोटिवेशनल डाउन हो रहा है सर। मोटिवेशनल डाउन हो रहा है। इस अगर ये गांव से आपने मैं पढ़ रहा हूँ सर, तो हाँ। मेरा एक मतलब मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं भटकाव हो रहा है उसके अंदर। मतलब वो जब बार बार वो सोचता है कि मैं इतने पढ़ लिख कर क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने आया था और आगे मुझे क्या नहीं, ये करना सवाल चाहिए। नहीं है, ये सवाल नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि बहुत पढ़ा लिखा हुआ है वो सर उसी उसको मेहनत से मोटिवेट पेड़ नहीं काट रहा किया। है। तो मोटिवेट क्या है उसका मोटिवेशन क्या है जो नहीं मिल रहा उसको? यही तो बताना है आप लोगों को। तो आप लोगों को पता है कि टॉपिक मोटिवेशन का चल रहा है, तो कुछ मोटिवेशन का ही होगा। उसके लिए क्या मोटिवेशन है जो उसको नहीं मिल रहा है, यही बताइए आप लोग। यही तो सवाल है। आप लोग सोच पा रहे हैं? सर ऑनर ने उसको मोटिवेट नहीं किया। ऑनर ने तो उसको पहले दिन भी मोटिवेट नहीं किया था, वो खुद मोटिवेटेड है। वो खुशी मेहनत से पेड़ काट रहा है, जितना दिन पहले मेहनत से काट रहा था वो। बताइए कहाँ कमी हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रहा है जिसपे उसको काम करना चाहिए। आत्मविश्वास। नेहा, आपको पता है? अगर मैंने पहले बताया तो आपको नहीं बताना है, अगर नहीं बताया तो आप ट्राई कर सकते हैं। सोचिए आप लोग सोचिए। वो हार गया क्योंकि यही काम करना किसी है। भी इंसान के पास जब सर अगर हमारे अंदर कैपेसिटी मतलब एक धैर्य नहीं है, किसी चीज के लिए पैसेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो काम में मतलब धीरे धीरे जो है काम में गति कम हो जाती है। सब और वो कुछ है काम उसके धीरे अंदर, धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ है, एनर्जी है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस के लेवल पे कोई कमी नहीं। पहले दिन जैसे वो काट रहा था 5 पेड़, उसी फ्लो में वो पेड़ काट रहा है, लेकिन पेड़ कम कट रहा है। क्यों कम कट रहा है आपको ये बताना है। कुल्हाड़ी की धार कम हो गई। हाँ, पेड़ों की संख्या कम हो गई सर। संख्या नहीं, कुल्हाड़ी की धार कम हो गई है। सर बहुत अच्छा। कुल्हाड़ी से डेली पेड़ काटना है कि बीच में रुक करके उसको धार भी देना है? धार भी देना है सर। तो मोटिवेशन क्या करता है? सर उसकी शार्पनेस कम हो गई ना, बार बार उसने मोटिवेशन लगातार उससे वो काम किया। मोटिवेशन वो धार है बिल्कुल जो सर। आपको देनी पड़ती है। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको बीच बीच में रुक करके धार भी लगाना है, अपने मोटिवेट भी करना है, ताकि आप 8 घंटे पढ़ें तो रिटेंशन भी उतना ही हो। आप देखते होंगे किसी किसी दिन 8 घंटे पढ़े तो खूब अच्छा समझ में आया, सब कुछ समझ में आया। अगले दिन 8 घंटा बैठे हुए थे लेकिन पढ़ाई हुई 2 घंटे। फिर अगले दिन अब बैठ तो रहे हैं 8 घंटा, अब बैठ रहे हैं टेबल चेयर पे 8 घंटा बैठ रहे हैं, लेकिन रिटेंशन कम होते जा रहा है। रिटेंशन का मतलब ये होता है कि जितना पढ़ा और जितना समझ में आया उसमें अंतर होता है। कुछ लोग 2 घंटा पढ़ के बहुत अच्छा रिटेन कर लेते हैं, कुछ लोग 8 घंटा पढ़ के बहुत कम रिटेन कर पाते हैं। तो इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन, धार, जिसको कबीर दास कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तलवार का मोल क्यों करो? क्योंकि धार तलवार में होती है कि म्यान में होती है? तलवार में सर। तलवार में सर। तलवार में होती है। ठीक है, तो क्लास के दौरान मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्टडी, और इस पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इस पे नहीं ध्यान दिया जाता है। स्टूडेंट को बोला जाता है 10 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पेड़ काटो, और वो काटेगा, पेड़ कम कट रहा है। कोई ये नहीं देखता कि पेड़ कम क्यों कट रहा है, बच्चे को समझ में कम क्यों आ रहा है, उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, उस पर वर्कआउट करना है। ठीक है, इसलिए इंट्रोडक्शन जरूरी है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ताकि मुझे पता चले कि आपको दिक्कत आ कहाँ रही है, ताकि मैं उसी हिसाब से काम कर सकूं। इसलिए जो ये क्लास होती है एनकोडमी नेट ज्यादा जो क्लासेज होती हैं, खास करके जो मेरी क्लास होती है, बहुत ही डेमोक्रेटिक क्लास होती है। इसमें सबको बोलने का अधिकार है। जिसको समझ में ना आए वो 10 बार कह सकता है कि सर मेरे समझ में नहीं आया। जब तक लास्ट स्टूडेंट नहीं कह देता समझ में आ गया, हम आगे नहीं बढ़ते टॉपिक में। अब जब तक कहेंगे मुझे समझ में नहीं आया तब तक मैं समझाऊंगा। जैसे पहले समझाया तो वैसे दूसरी बार भी समझाऊंगा, तीसरी बार भी समझाऊंगा, चौथी बार भी समझाऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको क्लास फॉलो करना है, जो आपको कहा जाएगा वो करना है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
डॉक्टर कितना भी अच्छा हो और कितनी भी अच्छी दवाई दे दे, अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। तो दवाई के साथ साथ आपको फॉलो भी करना है। देखिए ये है आपकी कॉपी का एक पेज। आपको क्या करना है, इस पेज को ऐसे डिवाइड कर देना है, सारे पेज को, और ऐसे डिवाइड कर देना है। ठीक है। जब क्लासेस चलेंगी तो क्लास में मैं आपको कुछ चीजें लिखवाऊंगा, कुछ डायग्राम बनवाऊंगा, ठीक है, कुछ इमेज बनवाऊंगा, फ्लो चार्ट। मेरे क्लास में डायग्राम, फ्लो चार्ट, इमेज ज्यादा बनेगा क्योंकि आपको चीजें वहीं से समझ में आती हैं। तो वो आपको यहाँ बनाना है। क्लास के बारे में बताते हुए अगर मैं आपको कुछ विषय से अलग चीजें बताता हूँ लेकिन वो विषय से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, तो उस चीजों को आपको यहाँ पे लिखना है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। क्लास करते हुए अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो सवाल आपको यहाँ लिखना है, और क्लास के अंत में मैं 15-20 मिनट का समय देता हूँ आप सवाल को पूछने के लिए। अगर पूरा क्लास लेने के बाद आपको लगता है कि आपके सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाया तो आप क्लास के बाद सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये चीज बताइए, फिर हम लोग उस पर बातचीत करते हैं। ठीक है। तो ये है स्ट्रेटजी क्लास की। क्लास में हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि मेरी समझदारी ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी एकेडमिक अच्छे से नहीं हुई है उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। तो उनको मैं कितना भी अच्छे से बता दूं, जब तक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो समझ नहीं पाएंगे। और परीक्षा में सवाल सीधे सीधे आते हैं कि घुमा के आता है? घुमा के आता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रट्टा लगा हुआ होना चाहिए? नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सर। ठीक है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई घुमाएगा तो आप घूम जाएंगे कि नहीं घूमेंगे? नहीं। ठीक है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करते हैं। अगर किसी मकान की नींव मजबूत हो तो उस पे बाद में कितने भी तल्ले खड़ा किया जा सकता है, कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी सर। और अगर नींव ही कमजोर हो तो बाद में मकान भरभरा के गिर सकता है। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो है, हमारे विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ाई ही ठीक से नहीं होती है। टीचर जो आते हैं फॉर्मेलिटी करते हैं और चले जाते हैं। जो आप लोगों ने एनसीईआरटी का नाम सुना है? जी सर। एनसीईआरटी जो है आपको पता है कि पाठ्यक्रम बनाती है, किताबें बनाती है, ये है एनसीईआरटी। आप लोगों ने एनसीईआरटी की किताबें देखी होंगी 6वीं, 7वीं, 8वीं की। इसका पेज खुल नहीं रहा, शायद कोई दिक्कत आ रही है। तो एनसीईआरटी ने ये बोला था कि जो हमारी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यवहारिक जीवन को, मतलब जो हम जीते हैं और जो हमारा स्कूली जीवन है, उसके बीच में क्या होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए कि अलगाव होना चाहिए? होना चाहिए। जुड़ाव होना चाहिए। स्टूडेंट ऐसा नहीं कि बैग उठा के जाए, पढ़े और घर आके बैग फेंक दे, सामाजिक जीवन से उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम अपने क्लास में आपके पूर्व ज्ञान से जुड़ते हुए चीजों को बताएंगे, जो आपका पहले का प्रीवियस नॉलेज है, जो अपने समाज से, अपने मम्मी पापा से, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी से लिया हुआ है, भैया भाभी से लिया हुआ है, उस ज्ञान को जोड़ेंगे टॉपिक से, और टॉपिक से जोड़ के आपको बताएंगे कि देखिए ये चीज आपको पहले से पता है, एकदम आपके लिए नई चीज नहीं है। ठीक है। तो ऐसे में आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे या रटेंगे? समझ पाएंगे। बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और ना सिर्फ समझेंगे बल्कि आप उसे महसूस करेंगे, जिसको बोलते हैं इंटरनलाइज करना। और जब आप चीजों को सुनेंगे, अगला स्टेप समझेंगे, तो क्या आप उस पर चिंतन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे सर। कर पाएंगे। जब आप चिंतन करने लगेंगे तब पूरा होगा यहाँ पे शिक्षा का मूल उद्देश्य, जो आपका यूनिट 1 है, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है। तो इट्स पार्ट ऑफ सिलेबस। जितना मैंने बताया ये पेपर 1 का पार्ट है, आपको ये पढ़ना है। ये पूरी क्लास में आपको पढ़ाई जाएगी कि एक टीचर के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, एक टीचर से क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, एक टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और एक स्टूडेंट के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। टीचर, स्टूडेंट, और शिक्षा क्या होता है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो आप लोग बताइए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो चिंतन क्षमता विकसित करे या जो रटाए? कैसी होनी चाहिए? चिंतन। हाँ ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। यूनिट 2 आपका क्या है? रिसर्च एप्टीट्यूड। आप सभी जानते हैं कि आप लोग रिसर्च स्कॉलर बनेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको रिसर्च करने आता है कि नहीं आता है, रिसर्च की बेसिक जानकारी आपको है कि नहीं है। तो इसमें रिसर्च पे बातचीत होगी। एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जिस तरीके से एप्टीट्यूड की मांग परीक्षाओं में बढ़ रही है, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, आईएएस का हो,
एमबीए का हो, कैट का एग्जाम हो, सब पे एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम आते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब समझते हैं आप लोग? यस सर। कि परीक्षा में इतना एप्टीट्यूड का डिमांड क्यों बढ़ते जा रहा है? कोई बताना चाहेगा मुझे कि एप्टीट्यूड क्या होता है और एप्टीट्यूड क्यों हर जगह इसका डिमांड बढ़ रहा है? नेट के सिलेबस में हर टॉपिक में लास्ट में एप्टीट्यूड जोड़ दिया, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। आकलन क्षमता की जांच करने के लिए सर। अध्ययन क्षमता की जांच करने के लिए। तो एप्टीट्यूड अध्ययन से मतलब है कि क्षमता से मतलब है? नहीं सर, आकलन क्षमता की बात कर रहा हूँ सर। आकलन क्षमता। जी सर। आकलन क्षमता, ठीक है, बहुत क्लियर नहीं है वैसे भी ज्ञानेश। पूछ सकते हैं, जैसे एक शिक्षक का नजरिया कैसा होना चाहिए सर? एक शिक्षक का नजरिया कैसा सर होना चाहिए? सर योग्यता देखने के लिए सर। योग्यता देखने के लिए, ठीक बात है। किसी विशेष कार्य क्षेत्र में आपकी कार्य कुशलता क्या है, पहला चीज। आप कितने इफिशिएंट हैं उस काम को करने को लेकर के, उसकी जांच करता है एप्टीट्यूड। दूसरा, आपकी मूल प्रवृत्ति क्या है, कि आप वो काम करना चाहते हैं या किसी सामाजिक दबाव बस आप करना चाहते हैं, इसका पता लगाता है एप्टीट्यूड। ठीक है। तीसरा और क्या होगा, आपका मूल स्वभाव क्या है। अगर आग का मूल स्वभाव क्या होता है? जलाना। गर्मी पैदा करना, जला देना। अगर आग से पूछा जाए कि भाई क्या तुम शीतल कर सकते हो, तो आग क्या बोलेगा? उसका तो प्रवृत्ति वही है। अगर उससे कोई खास पर्पस सॉल्व करना हो, कहेगा हाँ मैं शीतल कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है। लेकिन जो सवाल पूछेगा वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो घुमा के पूछेगा सवाल और जानना यही चाहेगा। तो आग जिसकी मूल प्रवृत्ति आग लगाने की हो, उसको आप शीतलता वाले में रिक्रूट कर लेंगे तो वो शीतल करेगा कि आग लगा देगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए सारे एग्जाम में एप्टीट्यूड। आईएएस की परीक्षा में क्या चाहिए? समाज सेवा, गरीबों की सेवा, देश निर्माण। और आपका मूल उद्देश्य है पैसा कमाना, तो आप देश निर्माण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो ऐसे में परीक्षा में एप्टीट्यूड की प्रक्रिया अपना करके व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति की जांच की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि वो दरअसल व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है क्या। कहीं ये झूठ बोल करके तो परीक्षा में नहीं आ रहा है। तो इसलिए सवाल ऐसे आते हैं जो सीधे सीधे आपकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता के बारे में पूछे जाएंगे। ठीक है। इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रीहेंशन में बोधगम्यता देखेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि बातचीत करना, संप्रेषण करना। अगर आप नहीं कर पाएंगे कम्युनिकेट, तो जो जानते हैं वो दूसरों को बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे सर, अगर क्लियर नहीं है तो तो कम्युनिकेशन। उससे रिलेटेड वो करते हैं। अगर आप टीचर बन गए और आप स्टूडेंट को समझा ही नहीं पाएंगे, तो आप अच्छे टीचर हैं कि दो कौड़ी के टीचर हैं? आप अच्छे टीचर नहीं है। ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, इसमें भी यही कर दिया है। इसमें आपको मैथ नहीं पढ़ना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है। मैथ जो बेसिक लाइफ में यूज होता है मैथ, वो पढ़ना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, कोई हिंदी साहित्य का है, कोई पॉलिटिकल साइंस का है, कोई कॉमर्स का है। ठीक है। आप किसी दुकान पे गए किताब खरीदने और आपने 375 रुपए की किताब खरीदी। दुकानदार ने देखा कि सामने वाला लड़का पढ़ा लिखा लग रहा है, तो उससे कहा बेटा देखो इस 375 रुपए किताब का दाम है और इस पे 20% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको, आप खुद ही काट करके मुझे पैसा दे दो। तो बताइए 375 का 20% कितना होता है? तीन सौ पचहत्तर बाय 20 दूना 100। अगर आप दुकानदार को नहीं बता पाएंगे 375 का 20% कितना होता है, काट के कितना देना है, तो उसकी सर नजरों में 300 सर। ठीक है 300 नहीं होगा उसका 20%। 75% हुआ सर। हाँ 75 ही होगा। हाँ। 75 यहाँ ही पे होगा। एक क्वेश्चन पूछने का मूल उद्देश्य क्या है उसको समझिए आप लोग। मूल उद्देश्य ये है कि ये सामान्य सी जीवन की बात है, ये सामान्य से डेली जीवन में होने वाली घटनाएं हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं कि मैं हिंदी साहित्य से पीएचडी कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हूँ, मैं इतिहास से कर रहा हूँ, मैं भूगोल से कर रहा हूँ, और दुकानदार ने पूछा भैया 375 का 20% काट के दे दो, अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो दुकानदार की नजरों में आपकी क्या इमेज बनेगी, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं?
तो ये चीजें आपको आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो? बिल्कुल आनी चाहिए सर। आनी चाहिए सर। तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में इसी तरह की सवाल पूछेगा, ठीक है? आपको गणित का फॉर्मूला नहीं रटना है बैठ करके, आपको पता होना चाहिए क्या सवाल पूछेगा। इसी तरह के सवाल आएंगे, इसी तरह के परसेंटेज, रेशियो, क्लास में 5 लोग थे, 2 लोग निकल गए, कितने परसेंट बचे, ये बताना है आपको। तो ये बहुत आसान सी बात है, ये आप सब लोग बता लेंगे। अगर आपको राइट डायरेक्शन में चीजें बताई जाएंगी तो आप लोग सब अच्छे से उत्तर दे देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। स्टूडेंट्स को बताया ही गलत तरीके से जाता है, चीजें कठिन करके बताई जाती है, ये तो बहुत टफ है, इसके लिए तो ये करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा, और स्टूडेंट भटक जाते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि आपको भारतीय तर्कशास्त्र की परंपरा जो है वो भी पढ़ना है, भारतीय दर्शन भी पढ़ना है आपको। जैसे प्रमाण होता है, प्रमाण में क्या होते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थोत्पत्ति और अनुपलब्धि। तो ये सारी चीजें, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है कि आंकड़ों की व्याख्या कैसे करें। आंकड़े क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी को पता है। फैक्ट जो होते हैं वो व्याख्या सापेक्ष होते हैं, उनकी व्याख्या की जा सकती है। अगर आपको फैक्ट के बारे में जानकारी, आप एज ए रिसर्च स्कॉलर आप क्या करेंगे? आंकड़ों के साथ आपको एनालिसिस करना है। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सो पार्ट ऑफ इट्स सिलेबस। कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर नहीं होगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो क्या इस क्लास में जो लोग कर्नाटक से जुड़े हैं, त्रिपुरा से जुड़े हैं, वो लोग जुड़ पाते कि नहीं जुड़ पाते? ठीक है, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की खासियत यह है कि इतने सारे स्टूडेंट इस क्लास में इतने दूर दराज के क्षेत्रों से जुड़ पाए हैं और पढ़ पा रहे हैं। तो ये है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि आप लोग गूगल मीट के थ्रू अपनी बातें पूछ पा रहे हैं, क्लास कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें एज ए रिसर्च स्कॉलर आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर का उपयोग नहीं पता है, कंप्यूटर की बेसिक चीजें नहीं पता है, तो आप रिसर्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगला यूनिट है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये यूनिट अभी करंटली चल रहा है इस बैच में, अभी इस क्लास के बाद शुरू होगी ये क्लास, और आप लोग चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कल से हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास शुरू करेंगे, तो वो आपके लिए नया होगा। आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जब नया बैच शुरू होगा तो एक बार फिर से हम सारी चीजों को दोबारा पढ़ेंगे। तो अभी जो क्लास ज्वाइन करेगा उसको फायदा ये होगा कि 2-3 यूनिट उसको 2 बार पढ़ने को मौका मिलेगा, और वो जून वाली परीक्षा भले ही फॉर्म ने अप्लाई किया हो, वो घर बैठ करके परीक्षा को सॉल्व करके अपना मूल्यांकन कर सकता है, ताकि दिसंबर वाली परीक्षा के लिए वो बहुत बेहतर तैयारी कर सके, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना सके अपनी कमियों को जानते हुए। इन्वायरमेंट, आप सभी को पता है कि सारी परीक्षाओं में इन्वायरमेंट का महत्व बढ़ गया, क्योंकि पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे? आप लोग थक गए हैं क्लास में? आप नहीं बचेंगे सर, अगर पढ़ नहीं रहा हो। हाँ, तो इन्वायरमेंट में सारी चीजें, इन्वायरमेंटल एक्ट और बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हायर एजुकेशन सिस्टम तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, क्योंकि आप एमफिल पीएचडी करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो इट्स पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम। आपको यूजीसी के बारे में पता होना चाहिए, एनटीए के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालयों को रेगुलेट करती हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। ये अगर आप नेट की नहीं तैयारी करते हैं फिर भी आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं पेपर 1 की तैयारी को लेकर के, और ओवरऑल जो नेट की तैयारी को लेकर के स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। प्रॉपर गाइडेंस चाहिए आपको, और बढ़िया क्लासरूम में जो बढ़िया चीजें कंसेप्चुअल समझाई जाए वो आपको चाहिए, आपको स्टडी नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप लोग चाहें तो 3-4 दिन क्लास करके देख सकते हैं, और फिर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई सवाल बच रह गया हो तो पूछ सकता है। ज्ञानेश, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैं ये कह रहा था सर कि सब्जेक्ट को लेके सर मेरी क्लियरिटी नहीं है सर, मतलब मैं सर हिस्ट्री और हिंदी दोनों मुझे अच्छे लगते हैं सर, मतलब किसमें आगे बढ़ना चाहिए सर, कैसे चूज कर सकते हैं? आपकी रुचि किसमें है, इंटरेस्ट किसमें है आपका? मेरा सर दोनों में इंटरेस्ट है सर। अच्छा, आपको साहित्य पढ़ के, कविता कहानी उपन्यास पढ़ के ज्यादा मजा आता है, कि आपको मध्यकाल पढ़ के, प्राचीन काल पढ़ के वो ज्यादा मजा आता है? सर एक्चुअली सर क्या है कि मेरा स्टार्टिंग से दोनों सब्जेक्ट में इतना अच्छा रहा कि सर मैं जज ही नहीं कर पाया, मुझे बड़ा
क्या मतलब प्रॉब्लम लगती है सर कि मैं कैसे जज करूं कि मैं किसको लेके आगे बढ़ूं सर। अच्छे तो सर दोनों लगते हैं, लेकिन सर आगे किस मतलब जो जॉब प्रोफाइल आप ऐसा कीजिए ज्ञानेश, आप ना नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए, आप हिंदी साहित्य और इतिहास दोनों के पेपर सॉल्व कीजिए और देखिए किस वाले में आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो आप चूज कीजिए। ठीक है जी सर। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे फिर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और किसी का कोई सवाल? सर मेरा एक सवाल है। हाँ बताइए। जी सर पेपर 1 का आप इंग्लिश में पढ़ाएंगे या फिर हिंदी में, जैसे जो भी टर्म्स बोथ वगैरह लैंग्वेज रहेगा, दोनों ही रहेगा। दोनों रहेंगे? जो कीवर्ड्स हैं वो दोनों में आपको लिखवाया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, क्योंकि नेट की परीक्षा में दोनों का समान रूप से महत्व है। जो लोग सिर्फ हिंदी में परीक्षा देंगे उनके 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश भी पढ़ना है साथ में, वो बताऊंगा मैं आपको क्लास में। एक ही क्लास में बहुत सारी चीजें बताना संभव नहीं है, तो आप लोग जब जी धीरे धीरे सर। जुड़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। इंग्लिश पे भी मेरा पूरा फोकस रहता है, क्योंकि जो लोग इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं उनके 3-4 क्वेश्चन ज्यादा सही होते हैं। ठीक है सर। और सर पेपर 2 के लिए अगर क्लास ज्वाइन करना है अभी तो फिर हिंदी लिटरेचर के लिए? हिंदी लिटरेचर की क्लासेस चल रही, डॉक्टर जैनिन सर क्लास लेते हैं। डॉक्टर जैनिन सर जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर हैं, वहीं से उन्होंने एमफिल पीएचडी किया हुआ है। सर अभी नए बैच में ज्वाइन करने के लिए कब ज्वाइन करना होगा सर? आपको हम ऐड करवा देंगे उस ग्रुप में, क्लासेस चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25 जून से नया बैच भी शुरू हो रहा है हिंदी साहित्य का, तो आप लोग जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है आप रूबीना शेख आप ग्रुप में एडेड है ना? ग्रुप में है? हाँ सर, हिंदी साहित्य के हाँ, ग्रुप तो में ग्रुप में जो लोग हैं उनको सारी सूचना ग्रुप पे दी जाती है समय समय पे, तो आप निश्चिंत रहिए। स्टेटस में हम लोग शेयर करते रहते हैं, स्टेटस के थ्रू भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, स्टेटस में भी लगाते रहते हैं बच्चे। और किसी का कोई सवाल बताइए, रिंकी कुमारी। आवाज नहीं आ रही आपकी, तेज बोलिए। एजुकेशन कब स्टार्ट होगा पूछ रही है सर। एजुकेशन की क्लास स्टार्ट बस स्टार्ट होने वाली, जितनी ग्रुप बन गया है, अब ग्रुप में ऐड है रिंकी? जी सर, आज तो आप किए हैं सर। हाँ तो बस शुरू हो जाएगी। 2-4 मैं कोशिश करता हूँ कि कल या परसों ही शुरू हो जाए, बस शुरू हो जाएगी। ठीक है, बस जितनी जल्दी शुरू हो जाए करवा देंगे, शुरू होने वाली है। और किसी का कोई सवाल? हेलो जी सर। हाँ बताइए। हेलो जी सर। हाँ बताइए, आवाज आ रही, मेरा बताइए। मेरा सर हिस्ट्री है, तो मेरा सेकंड पेपर का क्लास सर स्टार्ट होगा कब से? क्या कि मेरा कि जून में एग्जाम है, तो सर अब टाइम तो ज्यादा बचा नहीं। तो जून वाली परीक्षा के लिए आप सब्जेक्ट इतना जल्दी पढ़ लेना चाहते हैं दुलार चंद? जी सर, तो आप लोगों कुछ ने तो परीक्षा को मतलब मजाक बना के रखा हुआ है कि सब्जेक्ट की परीक्षा हम 25 दिन में पढ़ के वो निकाल लेंगे जेआरएफ की परीक्षा। आप लोग सिलेबस एक बार देखिए, इतने इन सीरियस बन के बात मत कीजिए। आप लोग सिलेबस आप पढ़िए एक बार अच्छे से पहले। परीक्षा के अब तक आप सोए हुए थे, 1 महीना पहले क्लास ज्वाइन किया, अब सिलेबस शुरू हो जाए और जल्दी से खत्म भी हो जाए। जो जून की परीक्षा में है कर दे रहे हैं उनके लिए सिलेबस अभी कंप्लीट कर पाना नामुमकिन है। जो करेगा वो आपको धोखा देगा, नहीं हो पाएगा। सब्जेक्ट का सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ना होगा, 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 200 मार्क्स के। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बढ़िया से। 25 दिन में कोई आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ा देगा मुझे बताइए? पेपर 1 का तो मैं मान के चलता हूँ कि 2-3 इंपॉर्टेंट यूनिट कोई पढ़ा सकता है 25 दिन में, जिससे सीधे सीधे परीक्षा में सवाल आते हैं। उससे आपके 2-4-5 क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाएंगे, बस इतना ही होगा। इससे अलावा अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, नहीं कर पाएगा वो, एक गलत बात है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि आप पेपर 1 की क्लास ज्वाइन कीजिए तो जून परीक्षा में उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, तो आपको 4 क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाएंगे, बस इससे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरा बेसिक नहीं क्लियर है और मैं अभी पेपर 1 की क्लास ज्वाइन करके जून की परीक्षा निकाल दूं, नहीं निकल पाएगा, बहुत टफ कंपटीशन है, इसलिए मैंने आपको आंकड़े बात दिखाए। ठीक है, उससे आपकी क्षमता प्रभावित होगी, आप डीमोटिवेट होंगे और आपको लगेगा कि मेरा परीक्षा निकलेगा ही नहीं। ये खतरनाक स्थिति है। पहले पढ़िए आप लोग, फिर अपना मूल्यांकन करिए, इसलिए मैं क्लास में तुरंत टेस्ट नहीं लेता हूँ। जी सर, तो ठीक है सर, तो मेरा सेकंड पेपर का भी ना क्लास स्टार्ट होगा? क्लास पेपर स्टार्ट होगा, लेकिन जून परीक्षा के लिए नहीं होगा वो। अगर आपको पढ़ करके जून परीक्षा में फायदा मिल जाए तो अच्छी बात है, वो दिसंबर बैच है, दिसंबर की परीक्षा के लिए शुरू होगा, आप में पढ़ाया जाएगा। आप अभी से जुड़ेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आप ज्यादा समय पढ़ेंगे चीजों को, तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को दुलार चंद? जी सर। जी सर। हाँ, और किसी कोई सवाल?
ठीक है तो सर हाँ सर पहले नेट के एग्जाम में परसेंटेज रहता था, अभी परसेंटाइज हो गया है सर, इसका थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए सर। बिल्कुल बता देता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जी सर। परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या अंतर होता है ये आप लोग समझिए। दो चीजें हैं, एक होता है परसेंटेज, एक होता है परसेंटाइल। ठीक है, TILE। परसेंटेज का मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया 375 रुपए की किताब है तो 20% ऑफ दिया तो कितना परसेंट हुआ, ये सिंपल सा हो गया। ठीक है, तो जितना पता चला वो परसेंटेज हो गया। जैसे किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थी ने भाग लिया और उसमें से 45 विद्यार्थी जो है वो पास हो गए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो गए बताना आसान है कि कठिन है? 45% विद्यार्थी पास हो गए। ठीक है, या किसी परीक्षा में 100 क्वेश्चन पूछे गए, इसमें से जिसके 45 क्वेश्चन सही होंगे, मतलब जो 45% स्कोर करेगा वो नेट क्वालिफाई कर जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है। परसेंटाइल कब होता है? परसेंटाइल उन विषयों में होता है जिनके कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, जैसे 2 से 3 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। ठीक है, शिफ्ट का मतलब समझते हो आप लोग? जी सर। हाँ, जैसे हिंदी साहित्य का पेपर आज भी है, एक सुबह में है, एक दोपहर में है, फिर एक कल है, एक परसों है, और सब नेट के स्टूडेंट है, सब नेट JRF की परीक्षा दे रहे हैं। तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4। ठीक है, अब सब लोग चूंकि एक ही परीक्षा दे रहे हैं तो सबसे क्वेश्चन पेपर एक होना चाहिए या अलग होना चाहिए? अलग अलग सर। एक होना चाहिए। एक जी सर, एक परीक्षा, होना चाहिए। एक परीक्षा के लिए जितने हाँ स्टूडेंट बैठ रहे हैं सबका पेपर एक होना चाहिए ना, तभी तो जी सबसे सर। तभी तो उसमें से जी देखेंगे कौन सर। सबसे ज्यादा पात्र है, किसको स्कॉलरशिप दें। लेकिन दिक्कत यह है कि शिफ्ट 1 वाले का पेपर अगर शिफ्ट 2 वाले के पेपर के समान हुआ, तब तो 1 वाला दे के आएगा, 2 वाला कॉपी कर लेगा। कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा। फिर 3 वाला कॉपी कर लेगा, 4 वाला कॉपी कर लेगा। इसलिए मजबूरी में क्या इस करना तरह पड़ता है, सबको अलग अलग करना पड़ेगा सर। हाँ, तो फिर मजबूरी में सबका अलग अलग पेपर बनाना पड़ता है। तो P1, जी सर। P2, P3, P4। अब जब आप 4 क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है कंप्रीहेंशन का या डेटा इंटरप्रिटेशन का है, आपने 4 पैराग्राफ बनाया, तो क्या सभी पैराग्राफ की कठिनाई का स्तर एक हो गया, या हो सकता है कोई कम कठिन हो जाए, कोई ज्यादा कठिन हो जाए? अलग अलग होगा सर। अलग अलग होगा, लेकिन सबको इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना है। इसलिए वो क्या करते हैं, सबका वेटेज कर देते हैं और वेटेज करके परसेंटाइल बनाते हैं कि इतने परसेंटाइल तक अगर आपका है तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। कभी कभी क्या होता है, किसी पाली में पेपर थोड़ा आसान आ जाता है, किसी पाली में पेपर बहुत टफ आ जाता है सेम सब्जेक्ट का, तो सबको क्या करना है, इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? जी सर। हाँ, तो इसलिए वो परसेंटाइल निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है परसेंटाइल निकालने का। वो फॉर्मूला NTA ने अपने प्रोस्पेक्टस के लास्ट पेज पे शेयर किया हुआ है। अगर आपको वो फॉर्मूला जानना होगा तो बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी परसेंटाइल में आपको इतना ही समझना है कि जब एक ही परीक्षा कई शिफ्ट में हो तो सारे स्टूडेंट को इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए वो वेटेज करते हैं, ताकि सबके लिए कठिनाई और आसानी का लेवल एक हो जाए, और इसलिए वो परसेंटाइल निकाल करके रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया जिसका सवाल था उसको? सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन हुआ खुशबू? मतलब सर जैसे शिफ्ट में बात 2 या 3 शिफ्ट में, तो इक्वल कैसे करेंगे सर, वो पूछ रहे हैं। वेटेज करते हैं। जैसे आपको क्या करेंगे, अगर आप लग रहा है कि स्टूडेंट ने बोला कि ये वाला पेपर ज्यादा टफ था और वो वाला पेपर जी सर। आसान था, तो क्या करेंगे, जो कठिन था अगर किसी के उसके 25 क्वेश्चन सही है तो उसको कम कर देंगे, और जो जो आसान था उसके ज्यादा क्वेश्चन सही है तो उसको बराबर लेकर के आ जाएंगे। समझ पाए आप? इसका एक जी फॉर्मूला सर ठीक होता है। है जो NTA ने दे रखा है अपने प्रोस्पेक्टस में, तो आप लोग देख सकते हैं वहां से। जी सर हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। क्लासेस में क्या क्या सर होगा, जैसे मॉक टेस्ट होगा, वीकली क्लासेस क्या टाइमिंग होगी, क्लासेज स्टडी इवनिंग में ही मटेरियल होगी। मोड क्या? क्लासेज जो आपकी होगी, देखिए बता देता हूँ मैं डिटेल पूरा। क्लासेज इवनिंग में होती हैं। पेपर 1 की क्लासेज इवनिंग में ही होंगी, क्योंकि पेपर 1 का जो क्राउड है
बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि सब्जेक्ट में 81 हैं और उन सबके लिए पेपर 1 एक ही है। तो टारगेट ऑडियंस इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इवनिंग में ही कंफर्टेबल रहते हैं। तो इवनिंग में क्लासेस चलती हैं 6 बजे के टाइम बाद। ठीक रहेगा 3 बजे सर। हाँ, 6 बजे के बाद रहता है, 8:30 बजे क्लासेस चलती हैं, और इसमें लोग सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो जी 8:30 सर। से लेकर के 9:30 तक, 9:45 तक, 10 बजे तक क्लास चलती है। तो सर 8:30 से 9:30 नहीं, 6:30 से 8 बजे कौन सा क्लास होगा सर पेपर 1 का? आवाज क्लियर नहीं आ रही, कौन बोल रहे हैं? रिंकी। रिंकी, हाँ रिंकी बताइए। तो ये जो 8:30 बजे जो क्लास होगा सर, ये पेपर 1 का होगा? हाँ, ये पेपर 1 की क्लास होगी। जी सर। सब्जेक्ट की क्लासेस की टाइमिंग अलग अलग है, वो डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है, उसी हिसाब से क्लासेस चलती हैं इसमें, ठीक है। सर मेरा तो एजुकेशन है सर, एजुकेशन का जब ज्वाइन होगा तो करना है सर। ठीक है, एजुकेशन की क्लास 6:30 से करवा देंगे। 6:30 से 7-8 बजे तक करवा देंगे, फिर आधा घंटे गैप रहेगा, उसके बाद पेपर 1 की क्लास चलेगी, ठीक है। क्लास में आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स सारे टॉपिक्स के, ठीक है। पीडीएफ और 7 बजे से क्लास रहता है मेरा सर। वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को इस तरह की दिक्कत आती है, तो थोड़ा बहुत टीचर मैनेज करेगा, थोड़ा बहुत आप लोग भी मैनेज करेंगे ना। ठीक है सर। पीडीएफ मिलेंगे आपको मेरा 5 मॉक एनवायरमेंटल साइंस है सर। 5 मॉक टेस्ट। इन्वायरमेंटल साइंस की अभी क्लासेस नहीं चल रही हैं, सर कब से चालू होगा? बता देंगे आपको। ग्रुप में जुड़े हुए हैं? यस सर। हाँ, इन्फॉर्म कर देंगे आपको। थैंक यू सर। 5 मॉक टेस्ट और 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। ये देखिए एनटीए का ऑनलाइन मॉक टेस्ट है ये वीडियो मैंने कल ग्रुप में शेयर किया था आप लोगों को। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना जैसे नेट जेआरएफ है, तो आपने नेट जेआरएफ इसमें यूजीसी नेट कर लिया, और अपने पेपर का जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका एनवायरमेंटल स्टडीज है उसका दे सकता है, और इसमें सारे 81 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और लास्ट में है पेपर 1 का, ये देखिए पेपर 1 का है। तो यहाँ पे आप लोग जा करके आप सभी लोग अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल परीक्षा में जैसे होता है, बिल्कुल वही वाली फीलिंग लेकर के आप दे सकते हैं। मैं लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहना आप लोगों को। और किसी कोई सवाल? पीडीएफ सर क्या दोनों बाइलिंगुअल होगा या ओनली इंग्लिश या हिंदी? आपको कौन सा चाहिए संदेश? मतलब दोनों में जी सर, दोनों मतलब हाँ, तो दोनों मिल जाएगा, दोनों मीडियम। दोनों नोट्स तैयार हो रहे हैं, दोनों आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में और भी। क्लासेस तो होगी, एवरी क्लास जो भी क्लासेस होंगी मीट पे होंगी? गूगल मीट पे, हाँ सारी क्लासेस गूगल मीट पे होंगी। रिकॉर्डेड वीडियो भी सर अवेलेबल कराया जाएगा? रिकॉर्डेड वीडियो नहीं प्रोवाइड करवाए जाते हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि स्टूडेंट को क्लास का ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। वीडियो देने से स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं मिलता है, बल्कि ये रिसर्च में आया है कि वीडियो पाने के बाद स्टूडेंट की क्लास अटेंड करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। उनके दिमाग में बैठ जाता है कि वीडियो मिल ही जाएगा, क्या जरूरत है, आज क्लास छोड़ देते हैं। क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीजें सर क्लास में उस समय नहीं समझ में आया तो चीजें बाद में देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप बाद में पूछ सकते हैं। मैं टीचर किस लिए बैठा हुआ है क्लास में, आपको बताने के लिए ना। आप मेरे पास किस लिए आए हैं? वीडियो देखना है तो जिसको वीडियो क्लास करना है वो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकता है। वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होता है, बेवकूफ बनाया जाता है आप लोगों को, राइट सर। ठीक है। मेरी ज्यादा एनर्जी खत्म होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाना है, ठीक है। अगर मैं पढ़ाता हूँ पूरे बैच में और आप लोग नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो मेरा पढ़ाना बेकार चला गया ना। फिर मेरे पास समय थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए मैं फालतू की चीजें ना करता हूँ ना करने देता हूँ, स्टूडेंट को सीधे मना कर देता हूँ। एकदम काम की बात होती है, टू द पॉइंट पढ़ाई होगी, जो आपके फायदे की बात होगी वही होगी क्लास में, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो के चक्कर में आप लोग ज्यादा मत पढ़िए, उससे कोई फायदा नहीं होता। क्लास रिकॉर्डेड होते हैं, देखिए ये भी रिकॉर्डेड है। ये वाली वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये वाली वीडियो से आपको सूचना मिल सकती है, परीक्षा कब होती है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्लास में अगर आप नहीं आते हैं तो रूल है हमारे क्लास का कि आपको क्लास अगर आप नहीं आए तो जब आप फ्री हुए तुरंत जिसने क्लास किया है उससे नोट्स लेकर के आप लिखिए। क्लास में लिखना बहुत जरूरी है, उसका एक रीजन है, वो बताऊंगा मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्लास में, कि आपको चीजें कैसे याद होती हैं वो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो लिखना है सबको क्लास में। क्लास के बाद जो लोग लिखते हैं वो शेयर करते हैं, मैं पढ़ता हूँ सबके नोट्स,
सारे स्टूडेंट के नोट्स में पढ़ता हूँ और कमेंट देता हूँ। हम लोग कुछ ढंग का, कुछ कायदे का करना चाहते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहते। तो जो सीरियस कैंडिडेट है उसी को हम लोग ऐड करते हैं। जो लोग टाइम पास करते हैं मैं खुद उनको रिमूव कर देता हूँ ग्रुप से। हमें टाइम पास करने वाले लोग बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट है कि या तो आप कोई चीज कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं। बीच वालों के लिए कोई जगह है ही नहीं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन बहुत टफ है। हर छोटे से छोटे एग्जाम का कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट परीक्षा में अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे आपको बेस्ट गाइडेंस और बेस्ट क्लासरूम मटेरियल और टीचिंग सारी चीजें मिलेंगी। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये रिसर्च करने के बाद बता रहा हूँ आपको। आपको समझ में आए फिर क्लास करना है, और क्लास करेंगे तो आपको फॉलो करनी होंगी चीजें। ऐसा नहीं कि क्लास में एडमिशन ले लिया उसके बाद हम गायब रह रहे हैं 15 दिन, ये नहीं चलेगा। अब 15 दिन गायब हो रहे हैं तो बताना पड़ेगा मुझे कि सर ये रीजन है और जेन्युइन रीजन है। तो फिर मैं उस हिसाब से आपकी अरेंजमेंट कराऊंगा कि वो 15 दिन की क्लासेस जो अभी छूटी हैं आप कैसे करेंगे। आपको फिर क्लास ही मिलेगा, वीडियो नहीं मिलेगा। ये क्लियर है सबको? सर। हाँ जी सर। हाँ। और कोई सवाल हो तो बताइए आप लोग। आप लोगों का फायदा किसमें है वो मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि आप लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ। ठीक है। और मेरा मानना यह है कि किसी चीज में जब आप अच्छे से आपको पता हो तभी दूसरे को ज्ञान देने मत जाओ, नहीं तो बोल दो नहीं आता है। बीच बचा वाला कोई रास्ता होता नहीं है। हेलो। और यूट्यूब पे और बाकी जगह यही चल रहा है। हाँ बताइए। हाँ सर, एक कंफ्यूजन मेरी ये है कि सर नेट का भी एग्जाम है और सर टीजीटी का अभी फ्यूचर में लगा है, अभी उसकी डेट डिसाइड नहीं हुई। तो सर हमको किस सब्जेक्ट पे, मान लीजिए आपने जैसे कहा कि दोनों नाव पे चढ़ना बेकार है, तो उसके लिए हम गाइडेंस चाहते हैं, क्या हमारे लिए सुटेबल रहेगा सर? देखिए, दोनों नाव पे चढ़ना और एक ऑप्शन लेकर के चलना, दोनों में अंतर होता है। ठीक है। अभी आप जी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जी आप जी सर। एमए कर रहे हैं। आप लोग जी इस चीज को समझ लीजिए सब लोग, क्योंकि सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है। जी सर, ये बहुत आप बड़ा लोग कंफ्यूजन है। आप लोग मास्टर्स कर रहे हैं। मास्टर्स में आपका क्या है? सर मेरा सबका, सबकी बात कर रहा हूँ। एक सब्जेक्ट है आप लोगों का। कोई हिंदी साहित्य से कर रहा होगा, कोई पॉलिटिकल नहीं साइंस सर, कर रहा होगा। ये कंफ्यूजन है क्योंकि 2 सब्जेक्ट है मेरा, हिंदी भी है और एजुकेशन भी है। तो इस कंफ्यूजन से आप जितना जल्दी बाहर निकल जाएंगे उतना ही अच्छा है। नहीं नहीं, तो सर एमएड के बेस पे एजुकेशन है और सर यूजी और पीजी के बेस पे हिंदी है। ये ठीक है। हमारे तो लिए आप थोड़ी दोनों प्रॉब्लम। सब्जेक्ट से देना चाहते हैं परीक्षा? जी सर, हमने नेट एजुकेशन से भरा है और टीजीटी या पीजीटी देंगे हिंदी से, ठीक है। क्योंकि तो उसके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एजुकेशन और हिंदी, मतलब आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट जी और पेपर 1 के साथ साथ आपको एक विषय और पढ़ना है जो आपका पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? यही तो कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी। हाँ। पेपर 1 के लिए जो क्लास चलेगी वो मोर देन सफिशियंट होगी। नहीं उसके वो तो अलावा, जान रहे हो, वो तो हाँ, सही है। उसके अलावा अगर आप आधा घंटा भी समय दे पाते हैं तो बहुत पर्याप्त है। वो केवल रिवीजन करना है। नहीं तो सब्जेक्ट आप हिंदी। सब्जेक्ट आपका जो है हिंदी जो है, एमए में पढ़ाई हुआ है आपने, जी। तो उसको बस केवल लेकर के आइए। 1 घंटा डेली पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। अच्छा क्योंकि अच्छा। एमए में अगर आपकी ठीक ठाक पढ़ाई हुई है तो आप डेली 1 घंटा पढ़िए। कोई भी एक किताब उठा लीजिए। 100 जी किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 100 बार पढ़िए। कोई जी भी एक सर। किताब उठा लीजिए हिंदी साहित्य की, या तो दृष्टि की उठा लीजिए, या तो जो पांडे जी वाली किताब है वो उठा लीजिए। कोई भी जी एक सर। किताब उठाना है, 2 किताब नहीं उठाना है। पहले बता रहा हूँ मैं। जी जी एक सर। किताब उठाइए, बनाइए कि मुझे डेली इसको 2 घंटा पढ़ना है, बस दैट्स ऑल। आप 20 दिन करके देखिए। अगर आपको अंतर नहीं समझ में आएगा मुझे बताइए। एजुकेशन का 1 घंटे का बना लीजिए कि 1 से 1.5 घंटे मुझे एजुकेशन पढ़ना है। जी जी सर। ये 2 नाव में चढ़ना नहीं हुआ। ये होता है एक विकल्प लेकर के चलना। ये अच्छी बात है। हाँ हाँ सर, मेरे साथ यही है। हाँ। और किसी का कोई सवाल? तो आज का सेशन यही खत्म करें। कल की क्लास में मिलिए आप लोग। क्लास शुरू करते हैं। आज पेपर 1 वाले स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं क्या, जिनको बोला था मैंने क्लास के लिए? ये डेमो डेमो क्लास थोड़ी लंबी चल रही जी है। सर। यस तो सर। क्या करें, क्लास शुरू करें या जी सर। यस सर या कल करें क्लास? कॉल कीजिए सर। करवा दीजिए सर। कल कर लेते हैं। चलिए सर कल कर कल लेते कर सर अभी दीजिए। करवा दीजिए थोड़ा सा। सर हैं। थोड़ा सा भी करवा दें। सर कल अभी नहीं, देखिए अभी नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट लेफ्ट कर गए हैं। ठीक है, 20 लोग मुझे सर लगता है लेफ्ट कर सर गए। हाँ सर हाँ हम रोहित। रोहित बोल रहे हैं सर। हाँ रोहित बताइए। सर बोले कि
सर बहुत अर्जेंट काम 2 दिन का मेरा छूट गया सर, मैं आपको मैसेज किया रोहित, था वो क्लास में आपको फिर से पढ़ा दूंगा। और बताइए। सर मुझे लगा कि मेरे वजह से आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इसलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो मैं करवा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। सर मैं कुछ पूछूं? हाँ हाँ, बताइए पूजा। सर मैंने मतलब सेल्फ खुद से तैयारी कर रही हूँ फर्स्ट पेपर का, तो मैंने सिलेबस पूरा कवर कर लिया है। पर मुझे सर अभी जो ये मतलब करंट अफेयर्स वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ना, तो सर मैं वहाँ फंस जाती हूँ। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ। कौन सा करंट अफेयर का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया? जैसे जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं ये और करंट कुछ अफेयर नहीं है, ये करंट अफेयर है। नहीं सर, पर्यावरण मैं सर बता देती हूँ क्वेश्चन ही पढ़ के आपको कि इस टाइप का क्वेश्चन। पहली बात आप ये क्लियर कीजिए कि यूजीसी नेट के पेपर 1 में करंट अफेयर से सवाल नहीं आता है। सर जून उसमें लिखा हुआ है, जून ऐसे करके 2019 में पेपर में देखी हूँ इसीलिए। हाँ हाँ, आपकी बात सही है। आपने जो डिवाइड किया है वो गलत कर दिया है। वो यूनिट है, इसमें देखिए 10 यूनिट है और हर यूनिट से 5 सवाल आते हैं। वो सर मुझे 10 यूनिट है और एक यूनिट से 5 है, कितने हो गए? 50 सवाल। वो क्या करते हैं, किसी किसी यूनिट से कोई भी एक चीज हल्का सा करंट से जोड़ देते हैं, क्योंकि सिलेबस में हाँ कहीं करंट अफेयर्स लिखा ही नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ पूजा, पिछली बार एक लड़की थी, उसने बिना मुझसे पूछे करंट अफेयर पढ़ के गई परीक्षा में और बोली सर करंट अफेयर का सवाल ही नहीं है। मैंने कहा करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको किसने बोला था? इसलिए मैं कहता हूं कि परीक्षा में आपको क्या नहीं करना है वो मैं बताऊंगा, वो आपको फॉलो करना है। करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? करंट जो डेली आपको न्यूज आ रही हैं उसमें से कुछ जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उससे जोड़ करके पूछ देगा। सिलेबस में कहीं करंट अफेयर्स नहीं लिखा हुआ इसमें। जिस परीक्षा में सर करंट अफेयर आता है वहां लिख देता है। अब आप कंटिन्यू कीजिए अपना सर एक सवाल। क्वेश्चन सर वो जनरल नॉलेज के टाइप का ही क्वेश्चन आता है, पर उसमें लिखा हुआ था 2019 जून के अंदर ये ऐसे कुछ क्वेश्चन था। मैं सवाल क्वेश्चन बताइए अगर आपको सवाल याद हो तो। सर अभी मैं सर मुझे भी क्वेश्चन पूछना है। सर ठीक पहले है पूजा, उनकी पूछिए। आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सवाल, ठीक है? आप हिंदी ओके साहित्य वाले ग्रुप में शेयर कर देंगे, मैं देख लूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ बताइए, आप बताइए सिया तोमर। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे आप जो मटेरियल देंगे, पीडीएफ देंगे, उसके अलावा भी हमें कुछ पढ़ना है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास नोट्स जो आप बनाएंगे, जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। वो आपका जो है ना मेन चीज है, वो क्रक्स है। अगर वो आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो किताब आप पढ़ेंगे नहीं बल्कि उसकी रिव्यू करेंगे कि आप बताएंगे कि अच्छा इस किताब में ये लिखा, ये छूट गया, इस किताब में ये लिखा, वो छूट गया। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, चाहे कोई कितना भी कुछ भी कह ले। जो क्लास में डेली आएगा उसको जितना फायदा मिलेगा, बाकी चीजों में उसको नहीं उतना फायदा मिलेगा। ये आप लोग खुद 10 दिन क्लास करके देख के बता सकते हैं मुझे, ठीक है? उसके अलावा जो कुछ चीजें बच जाती हैं, जो क्लास में फैक्चुअल चीजें, मैं आपको क्या बताऊंगा, बहुत ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। फैक्ट में जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, इसमें मैं क्या समझा दूंगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, तो वो चीज आपको पीडीएफ नोट्स में मिलेगी। उसके अलावा इन दोनों को पढ़ने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरे पास समय बच रहा है, तो आप कोई भी एक किताब उठा के पढ़ सकते हैं, कोई भी एक किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। सिया, आपने अपना परिचय नहीं दिया। सर मैं सिया तोमर गाजीवाद से। हाँ जी, और मैं अभी आईएएस के बच्चों को पढ़ा रही हूँ और हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रही हूँ। मेरा हिस्ट्री है नेट में, लेकिन नेट मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है। फर्स्ट पेपर हमेशा रहता है मेरा। तो आईएएस के बच्चों को आप क्या पढ़ाती हैं सिया? मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक किस यू कोचिंग से जुड़ी हुई हैं आप? सर मैं गाजियाबाद में हूँ। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ के पढ़ा रही हैं, इंडिविजुअल पढ़ा रही हैं, पूछ रहा हूँ। सर कोचिंग सेंटर है वहाँ पे। उसका नाम होगा ना कुछ कोचिंग का, वही पूछ रहा था। हेलो, नाम नहीं लेना चाहती हैं आप? तो नाम लेना चाहती हैं कोचिंग का जहाँ से पढ़ा रही हैं आप? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग इस ग्रुप में एकदम स्वतंत्र हैं, कुछ भी नहीं बताना चाहे तो नहीं बता सकते, उसके लिए कोई दबाव नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई? बंद करें आज की क्लास यहीं पे, अब अगली क्लास में मिलते हैं, फिर बातचीत करेंगे और कल की क्लास करेंगे। कल में क्लास कैसे ज्वाइन कर पाएंगे सर? आप ग्रुप में ऐड हैं? क्लास कैसे जो जी अभी जहाँ पे मैसेज आया हुआ वो मतलब अभी जस्ट लेटेस्ट हाँ, ऐड तो हुआ उस वो जो आप लोग जो 12 जून वाले ग्रुप में ऐड हैं, आप 12 जून वाले ग्रुप में ऐड हैं संदेश? यस सर।
हाँ, तो उसमें आप रह करके आप 1-2 क्लास कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप फी पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं, फिर आपको रेगुलर बैच से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जो रेगुलर क्लासेस चलते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए? पेपर 1 की क्लासेज अभी चल रही, पेपर 2 में आपका क्या है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बैच शुरू होने वाली है, उसमें तो ज्योग्राफी वाले ग्रुप में आप ऐड होंगे? यस सर। हाँ, तो ज्योग्राफी क्लासेस चलेंगे, उसमें अभी समय है, उसमें अभी पेपर 1 की तो लगातार क्लासेस चल रही है। हाँ, तो पेपर 1 का भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ज्योग्राफी की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मेरा एडमिन में मेरा नंबर दिख रहा होगा डॉक्टर शार्दुल से, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत आए तो हम उस पर बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू ठीक सर। है, मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल क्लास करते हैं, फिर मिलेंगे। आज पुराने स्टूडेंट्स की क्लास नहीं हो पाई इन्वायरमेंट की। सर कल का लिंक क्लास का मिल जाएगा हम लोगों को वहाँ पे? आप ऐसा कीजिए, पेपर 1 वाले में ही ग्रुप में पाई जाइए फिर पूजा, फिर आपको उसमें ओके सारी सर। चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है। पेपर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ओके सर। आप अपना नाम लिख के मुझे भेजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। पेपर 1 के लोग, कुछ सीखने को मिला आज या कि टाइम वेस्ट हो गया आप लोगों का, जो पुराने बैच के हैं? अभी रिवीजन बने होगा हुए जो क्लास सीखे हुए थे पहले से सीखे हुए तो रिवीजन हो गया। जी, प्रबल तरीके से वो हावी होगा। सत्येंद्र को हर चीज में पॉजिटिव चीजें निकालने में मजा आता है। सर ठीक है, आपकी तो कल। तारीफ सुनते हैं हम लोग हिंदी वाली क्लास में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। गाली देते हैं लोग? नहीं नहीं सर, तारीफ करते हैं सर, अच्छा, शक्ल नहीं आजकल। दिखाते, मतलब फेस का भी वीडियो ऑन नहीं करते। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है या अगली कल वाली क्लास में मिले? कल वाले क्लास में सर। ठीक है, कल वाली क्लास में मिलते हैं। कल इन्वायरमेंट पे पढ़ाई करेंगे हम लोग। इन लोगों के सत्येंद्र बहुत ज्यादा सवाल आ रहे थे, तो मैंने कहा एक ओरिएंटेशन क्लास ले लेता हूँ। और सवाल इतना पूछते हैं लोग ना कि 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे बोलते बोलते हालत खराब हो जाती है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सबके सवाल का जवाब भी देना जरूरी है। यस सर, जी सर, जी हाँ, सर। और स्टूडेंट के अंदर टेंडेंसी क्या है कि एक ही क्लास में सारी चीजें जान लेनी है, एक ही क्लास में सब कुछ पूछ लेना है, ठीक है। जबकि ये चीजें लंबी प्रक्रिया है, धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आती है। और इसीलिए लोग झूठ भी बोलते हैं। एक ही क्लास में सब कुछ जानना चाहेगा तो क्या करेंगे, बाकी लोग कहते हैं झूठ ही बोलो। तो मिलते हैं सर अगली क्लास में। आपके साथ हाँ, सर समय का पता ही नहीं चलता है कि कब समय निकल गया। और मेरे पास समय ही कम रहता है। मुझे भी मजा आता है आप लोगों से बात करने में, इसलिए मैं देर तक बातें करता रहता हूँ, ठीक है। मुझे पसंद है ये जो मैं चीज कर रहा हूँ ना, ये मुझे पसंद है, इसलिए मैं समय निकाल के करता हूँ। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं रहता, लेकिन मैं समय निकाल लेता हूँ इसके लिए। तो जब लोगों की क्लास जिस दिन नहीं होती है, मान के चलिए कुछ दिन बहुत अर्जेंट काम आ गया तभी क्लास नहीं हो रही है, क्योंकि मैं क्लास में नहीं भी रहता हूँ, फिर भी मेरा मन क्लास में ही रहता है कि अरे यार आज क्लास नहीं हुई ना। हम लोग को भी थोड़ा सांस लेने का फुर्सत मिल जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो अभी तो लगातार क्लासेस चल ही रही हैं आप लोगों की, मैं तो संडे भी नहीं छोड़ता हूँ, किसी किसी दिन छोड़ता हूँ। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल करेंगे इन्वायरमेंट, कल खत्म करेंगे, फिर हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन शुरू करेंगे ना। शुभ रात्रि सर। ठीक है, ओके, ओके।